इस बैच की जो क्लास टाइमिंग होगी वो 5:30 to 9:30 होगी। 5:30 to 7:30 आपकी फर्स्ट क्लास होगी एंड 7:30 to 9:30 आपकी सेकंड क्लास होगी। कंपलसरी का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 मंथ्स का होगा। इस तरह जो ऑप्शनल का ड्यूरेशन होगा वो भी 3 मंथ्स का होगा। 6 days a week आपकी रेगुलर क्लासेस होया करेंगी, संडेज में आपका ऑफ होगा। एक ऑनलाइन हेल्प डेस्क होगा, आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका कोई इशू है, आपको टीचर टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या आपकी जो असाइनमेंट है वो आपको टाइमली नहीं मिल रही, या कोई भी आपका ऑनलाइन से रिलेटेड इशू हो, तो आप लोग उस नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको 24/7 वो नंबर असिस्ट के लिए अवेलेबल होगा। क्लास 10 मिनिमम रखी जाएगी ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज ना किया जाए। प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लाइव क्लासेस होंगी वो होगा जूम ऐप। जूम ऐप के थ्रू आपकी लाइव क्लासेस होंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, तो इसलिए आप इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो अपनी स्ट्रांग रखिएगा। डेली बेस पे जो है आपकी जूम पे लाइव क्लासेस होंगी। इसी तरह आपकी इंडिविजुअल डिस्कशन सेशन, जैसे पहले मैंने बताया इवेल्युएशन के टाइम पे कि आपकी इंडिविजुअल डिस्कशन सेशन होंगे फाइनल एग्जाम तक, और आपकी जो इस असाइनमेंट चेकिंग है वो भी आपका इस बैच का हिस्सा होगी। ये CSPs की फैकल्टी है, एक्सक्लूसिव फैकल्टी जो आपको ऑनलाइन बैच में पढ़ाएगी। उसमें सर मुरीद हुसैन जसरा साहब हैं जो आपको इंग्लिश ऐसे पढ़ाएंगे। इसी तरह राय यासिर फरहाद साहब हैं, 40th कॉमन से इनका ताल्लुक है, CSP ऑफिसर हैं, ये आपको पाकिस्तान अफेयर्स के सेशन में गाइड करेंगे। इंजीनियर कासिम उमर साहब हैं जो आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सेशन में गाइड करेंगे। डॉक्टर हारिस सलीम साहब हैं जो आपको इस्लामिक स्टडीज के सेशन में गाइड करेंगे। इसी तरह आपको प्रेसी इनकम पोजीशन जो है वो मिस्टर अजदार हुसैन साहब पढ़ाएंगे। डॉक्टर हिफ्सा बतूल हैं जो आपको ओवरऑल सेशन में गाइडेंस देंगी, आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको हेल्प करेंगी। एंड मिस्टर रोहेल नज़ीर साहब हैं, ये भी CSP ऑफिसर हैं, CTG ऑफिसर हैं, ये आपको करंट अफेयर्स का सेशन पढ़ाएंगे। तो ये आपकी बैच होगी, ये आपकी सॉरी फैकल्टी होगी ऑनलाइन बैच की। फर्दर मूव करें तो अगर कोई स्टूडेंट ऑन कैंपस बैच में इंटरेस्टेड है या हमारी एकेडमी विजिट करना चाह रहा है, तो हमारी एकेडमी की जो लोकेशन है वो आपके सामने है। एक ही कैंपस है हमारी एकेडमी का, जो G10 मरकज इस्लामाबाद में है। आप लोग गूगल या मैप वगैरह पे लिखेंगे तो वो आपको फर्दर डायरेक्शंस वगैरह बता देगा। ये इंटरव्यू पैनलिस्ट है हमारे, आपने हमारे यूट्यूब पे इंटरव्यूज वगैरह भी देखे होंगे। ये हमारी प्रेजेंट रिजल्ट्स, इस रिजल्ट्स को दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको हम बता सकें कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कितनी एफर्ट्स करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। किसी भी इदारे में जब आप जाएंगे तो आपको वो रास्ता प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उस पर चलना जो है वो आपने खुद है। तो आप लोग को मेहनत करनी है। इसी तरह आपको कोई एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी जिसमें आपकी असाइनमेंट चेकिंग होगी, आपकी डिस्कशन सेशन होंगे, आपकी इंडिविजुअल डिस्कशंस होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक ही पैकेज में मिलेंगी। और जैसे कि हमारा ये 2026 का फर्स्ट बैच है, तो इसलिए हम अपना जो फी है उसमें स्पेशल 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 15% का डिस्काउंट जो है वो उन लोगों के लिए होगा जो अपनी इनरोलमेंट जो है वो ऑल सब्जेक्ट्स में कराएंगे, और उनकी जो इवैल्यूएशन है वो फिर फर्दर ऑन Feb 2026 तक चलती रहेगी। मतलब फुल ईयर आपकी इवैल्यूएशन जो है वो इसी पैकेज का हिस्सा होगी। एडमिशन के लिए आप अकेडमी के नंबर पे कोऑर्डिनेट करेंगे। एकेडमी का जो नंबर है वो आपके सामने है, 0316 570 1593। आप इस नंबर पे कोऑर्डिनेट करेंगे। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे किसी भी टाइम। मिनिमम स्टूडेंट एनरोल्ड किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। अच्छा, आप सबको बताते चलूं कि जब हमने ये अपना डिस्काउंट अनाउंस किया था तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने पहले से ही अपनी एनरोलमेंट कंफर्म करा ली थी। तो काफ़ी लिमिटेड स्लॉट रह गए हमारे इस डिस्काउंट वाले बैच में। तो अगर आप में से कोई सेमिनार के बाद एडमिशन कराने का सोच रहा है तो वो आज ही करवा दे, कल पे बाद ना लेके जाए, क्योंकि फिर उसके बाद सीट अवेलेबल हो या नहीं इसका कोई श्योरिटी नहीं। बात करें फीस स्ट्रक्चर की, 6 मंथ का आपका ड्यूरेशन होगा, 90,000 चार्जेस होंगे। आफ्टर 15% डिस्काउंट योर फी विल बी 76,500। आपकी जो फीडबैक है, आपका जो एवेल्युएशन है वो फाइनल एग्जाम तक चलती रहेगी। इसी तरह कंपलसरी की बात करें तो कंपलसरी का 3 मंथ्स का सेशन होगा, और इसकी जो फी होगी वो 60,000 होगी। इसकी वैल्यूएशन भी फाइनल एग्जाम तक चलती रहेगी। अगर कोई स्टूडेंट ऑप्शनल के लिए हमें ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसकी जो फी होगी वो 48,000 होगी, 3 मंथ्स का सेम ड्यूरेशन। अगर इंग्लिश ऐसे एंड प्रेसी के लिए आप हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसका 2 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा और उसकी जो फी होगी वो 30,000 होगी। बट द इवेल्युएशन विल बी टिल Feb 2026, या फॉर द होल ईयर आपकी जो इवेल्युएशन है वो इसी पैकेज का हिस्सा होगी।
फीस सबमिशन प्रोसेस आपके सामने है, जिसमें मीज़ान बैंक में हमारा अकाउंट है। अकाउंट टाइटल है सिविल सर्विस प्रिपरेटरी स्कूल CSPs। अकाउंट नंबर है 03270107541291। अकाउंट नंबर लिखते हुए आप लोग ये ख्याल किया करें कि आप बार कोड लिखना भूल जाते हैं। बार कोड पहले लिखा करें, फिर अकाउंट नंबर लिखा करें, तो फिर आपका पूरा अकाउंट नंबर बन जाता है। आप जैज़ कैश या इजी पैसे के थ्रू भी फी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अकेडमी के नंबर पे जब कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपको फर्दर जो नंबर है वो प्रोवाइड कर देंगे। इंशाल्लाह कल से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हैं। डेली बेस पे आपकी 2 क्लासेस होंगी। 5:30 to 7:30 आपकी फर्स्ट क्लास होगी और 7:30 to 9:30 आपकी सेकंड क्लासेस होगी। फीस सबमिशन प्रोसेस के बाद आप जो स्क्रीनशॉट है वो अकेडमी के नंबर पे सेंड करेंगे अलॉन्ग विद द गिवन डिटेल, जिसमें आपका नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, व्हाट्सएप नंबर एंड बैच नंबर। जो आपका बैच नंबर होगा वो 222 होगा। तो इसी तरह जो आपकी फिर जो फीस सबमिशन प्रूफ हमें रिसीव हो जाएगा हमारी तरफ से, फिर आपको एक्नॉलेजमेंट मैसेज जाएगा, जिसमें आपको फिर आपके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां आपका टाइम टेबल और क्लास लिंक वगैरह आया करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ करता चलूँ कि हमारा जो है वो ऑन कैंपस बैच भी स्टार्ट हुआ है, और हम ऑन कैंपस बैच में भी 15% का स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ऑन कैंपस बैच में भी इंटरेस्टेड है तो कल से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही है ऑन कैंपस बैच की। आप लोग एकेडमी के नंबर पर कोऑर्डिनेट करें और आज ही अपना एडमिशन कंफर्म करा लें। आपका एडमिशन या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सेशन के एंड में दोबारा ज्वाइन करूंगा, आप अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करें। सेशन के एंड पे हम आपकी जो क्यूरीज हैं वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेंगे। अब हम इस सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, और मैं इनवाइट करता हूं सर मुरीद हुसैन जस्टा साहब को कि वो इस सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करें। सर, एम आई ऑडिबल टू यू? जी अहमद साहब, बिल्कुल आप ऑडिबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अपने स्लाइड्स जो है ना उसका शेयर खत्म कर लें, मुझे जरा मिल के जाए। माय डियर फ्रेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप तमाम लोग खैरियत से होंगे एंड यू वुड बी डूइंग योर बेस्ट एज वेल। माय डियर फ्रेंड, आज हमारा ये सेशन जो है ये इंग्लिश एसे के लिए सेशन है, और आज मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको अगर इंग्लिश लिखने में दिक्कत हो रही है, दुश्वारी हो रही है, और आप किसी भी एग्जाम में क्लिक थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो आज मैं आपकी मदद करूंगा कि अगर आपने किसी भी जगह को कामयाबी हासिल करनी है तो कामयाबी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और आपने वो कामयाबी जो है उसको कैसे डिकोड करना है, उसको कैसे क्रैक करना है। मडिया सुन, मेरा आज का ये सेशन जो है ये 2006 के स्टूडेंट्स के लिए भी है और 2005 के लोगों के लिए भी है। हम दो सेपरेट बैच बनाएंगे। जो 2025 के लिए पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए टाइम कम है, उनके लिए हमारा सेपरेट बैच होगा, और 2026 के जितने भी लोग पेपर में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए अलहदा बैच होगा। लिसन, आप पाकिस्तान में जब भी किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो CSS का एग्जाम हो, वो PMS का एग्जाम हो, वो जुडिशरी का एग्जाम हो, वो वन पेपर हो, वो IB का पेपर हो, वो FIA का पेपर हो, उसमें जो लोग कामयाब होते हैं और जो लोग नाकाम होते हैं, उनको अगर आप करीब से एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो दोनों सक्सेस और फेलियर के दरमियान में जो डिफरेंस है वो इंग्लिश का डिफरेंस है। अब बड़े तमाम के तमाम पेपर में मेजॉरिटी कैंडिडेट जो होते हैं वो इंग्लिश के पेपर में फेल होते हैं, और पाकिस्तान का चाहे उर्दू के लेक्चरशिप का एग्जाम हो रहा है ना, उसके लिए भी इंग्लिश जरूरी है 20 नंबर की। और वो जरूरी इस वजह से है कि बड़े पाकिस्तान के अंदर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, जिस लैंग्वेज में आपने कम्युनिकेट करना है, वो इंग्लिश है। आज खास तौर पे इंग्लिश ऐसे इन स्पेसिफिक और इंग्लिश लैंग्वेज इन अ जर्नल, इस पे आज मैं बहुत लंबी डिटेल डिस्कशन करूंगा, और आज मैं आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करूंगा। मडियसन, इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले लेट मी टॉक अबाउट द एनरोलमेंट प्रोसेस। हमारा ये फुल सेशन जो होगा ये 6 मंथ का होगा,
और ये 2026 के लिए हमारा पहला सेशन है। और मैं ये समझता हूं कि बेटे सीएसएस को जितने लोग अभी शुरू करेंगे ये खुशकिस्मत लोग होंगे। खुशकिस्मती इस वजह से मैं उनको खुशकिस्मत कह रहा हूं कि ये एक मैराथन रेस है। और जब बाकी बड़े अगले साल मई जून में सोच रहे होंगे ना कि चलें इस दफा सीएसएस करते हैं, शायद उस वक्त आप अपना 90% टास्क जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। और दूसरा आपको फायदा ये होगा, अब देखें ना बड़े, मुझे जो 2025 के कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे मैं उनके पेपर भी फरवरी तक चेक करूंगा, 2025 तक, 26 तक सॉरी। और उनके पास हार्डली 5 महीने 4 महीने बचते हैं। और जो 2026 में लोग अपीयर होंगे, हम आपको डिफरेंट मॉक्स के अंदर, असाइनमेंट के अंदर फरवरी 2027 तक एंगेज करेंगे। और आपके पास जो टाइम होगा दैट वुड बी अराउंड 17 मंथ, 17 महीने आपके पास होंगे। एंड दिस इज मोर देन इनफ। This course of English essay and English grammar and composition would be based on 60 days. हमारी डेली बेस क्लास होगी 6 days in a week. However, और मेरी क्लास हमेशा 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, नंबर 1। सेकंड नंबर पे मैं आपसे लिखवाऊंगा। और तीसरे नंबर पे मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इसका तरीका क्या होगा कि आप सारे पेपर पे लिखेंगे, मुझे ईमेल करेंगे, मैं उसका प्रिंट लूंगा, मैं उसको चेक करूंगा और आपको पेपर वापस करूंगा। अब आपके पास भी पेपर मौजूद होंगे और मेरे पास भी पेपर होंगे। ये हमारा टेल एग्जामिनेशन तक चलता रहेगा। और टाइमिंग वुड बी 5:30 to 9:40, 2 आवर्स की क्लास होगी। और बाकी पूरी डिटेल आपको एकेडमी बता चुकी है। बट यस, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सम डेटा। ये डेटा जो है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने चंद साल पहले पब्लिश किया है। अब देखते हैं कि जो लोग एग्जाम देते हैं बड़े रिजल्ट कैसे आता है। लेट मी टॉक अबाउट एक्सप्लेन दिस डेटा। Recent in 2022, 63,000 people have appeared in MPT exam, 63,000। और उसमें 62,000 लोग पास हो गए। लेकिन जब सीएसएस फाइनल एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की ना तो 32,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन की। अपीयर कितने हुए? 20,000। और 20,200 में से 19,800 वो लोग थे जो इंग्लिश ऐसे के पेपर या इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के पेपर में फेल हो गए। टोटल फेलियर था 98.2%। सो 98% लोग जो थे वो इंग्लिश के पेपर में फेल हुए। और 462 लोग जो थे ना, ये वो लोग थे जो अदर देन इंग्लिश के पेपर में फेल हुए। ये 0.2% बनते हैं। और दूसरी, जब आपकी इंग्लिश अच्छी होती है ना, आपका तमाम के तमाम पेपर में आपका स्कोर जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। 2021 39,000 लोगों ने फॉर्म सबमिट की, 17,000 लोग अपीयर हुए और 16,760 जो कि 97% लोग अंग्रेजी के पेपर में फेल हुए। और 0.3% लोग वो थे जो अदर देन अंग्रेजी किसी और पेपर में फेल हुए। सो इससे हम नतीजा ये निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी कैंडिडेट अगर सीएसएस को क्वालिफाई नहीं कर सकते, अगर वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकते, अपने वालिदैन की ख्वाहिशात पे पूरा नहीं उतर सकते, तो उसकी एक ही वजह है, और वो वजह जो है वो इंग्लिश है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता जाता हूँ, वी आर लर्निंग दिस लैंग्वेज सिंस लास्ट 16 ईयर। आजकल तो प्राइमरी के अंदर पढ़ा, तो 16 साल पढ़ के भी यूजुअली ये लैंग्वेज हमें नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? आज मैं इसी चीज को एड्रेस करूंगा। माय डियर सन, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं यहां से अपने डिस्कशन को शुरू करता हूं। मेनी पीपल दे डिफाइन इंग्लिश एज इन डिफरेंट वेज। आपने चीजों को ना नोट डाउन करना है, एंड पे मैं आपको सवालात के जवाब भी दूंगा। My dear friends, many people they have defined English essay in different ways. कुछ लोग कहते हैं कि this is the summary, few others says that this is the critical analysis,
फ्यू अदर सेज दिस इज स्टांस। लेकिन मैं डियर स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन ये करता हूं कि बेसिकली माय डियर स्टूडेंट इंग्लिश ऐसे is the opinion of the writer on some given topic। और यहां पे ओपिनियन का क्या मतलब है? आपके ओपिनियन का मतलब है किसी भी टॉपिक पे आपकी जाती राय। हम सपोज करते हैं कि हमारा टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वी आर अराउंड 300 पीपल, 300 लोग हम क्लास में इस वक्त मौजूद हैं। हम आपका क्या ख्याल है कि अगर ग्लोबलाइजेशन के प्रोज लिखना शुरू करें तो कितने लिख लेंगे? अराउंड 100। और कॉन्स भी हम 100 लिख लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप क्या ये बताना पसंद करेंगे क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि आप 100 पैराग्राफ लिख सके? तो यकीनी बात है कि जवाब होगा नो। क्या इन 100 में से आपके पास टाइम जो होगा मैक्सिमम 8 to 10 प्रोज का, तो क्या इन 100 में से आप कोई स्पेसिफिक प्रोज लिखेंगे तो तब पास होंगे? नॉट एट ऑल। माय डियर स्टूडेंट, इसी को तो हम ओपिनियन कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी के ओपिनियन लिखूंगा। और मेरे ओपिनियन आयशा के ओपिनियन से मुख्तलिफ हो सकते हैं, आयशा के ओपिनियन अशरफ के ओपिनियन से मुख्तलिफ हो सकते हैं, और अशरफ के ओपिनियन जो है ना वो अहमद के ओपिनियन से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। यही तो खूबसूरती है इंग्लिश ऐसे की। आपने हर बंदे ने अपनी ओपिनियन देनी है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो भी ओपिनियन हो, चाहे आप यस कर रहे हो चाहे आप नो कह रहे हैं, आपने उसको प्रूव करना है। आपने उसको क्या करना है? आपने उसको प्रूव करना है। अब दूसरा मेरा टॉपिक है इस जेंडर इक्वलिटी मिथ स्टांस है। अब क्या समझते हैं सिर्फ यस वाले पास होंगे? नॉट एट ऑल। मॉड्यूलेशन टेस्ट में 100% यस वाले भी पास हो सकते हैं, 100% नो वाले भी पास हो सकते हैं। इसी को तो मैं कह रहा हूं कि टेसन फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इंग्लिश ऐसे इन इटसेल्फ इज नथिंग बट दिस इज द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑन सम गिवन टॉपिक। लेट मी मूव फॉरवर्ड। अब इंग्लिश ऐसे की लेंथ के मुतालिक बड़े क्वेश्चंस होते हैं। क्या लेंथ होनी चाहिए? क्या आपने जो सिलेबस पढ़ा है उसके अंदर इस लेंथ को कोई जिक्र किया गया है? अब जब अर्ली क्लासेस में थे तो 3 पैराग्राफ कैसे होता था? अब FIA, IB और नैब का जब ऐसे देते हैं तो वो 2 आवर्स का ऐसे होता है। अब बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का जब एग्जाम देते हैं तो वो 30 मिनट्स का ऐसे होता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जो होता है वो 2 आवर्स का ऐसे होता है। और CSS का ऐसे जो होता है वो यूजुअली 3 घंटों का ऐसे होता है। तो क्या इसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ होती है? नॉट एट ऑल। Mediation, the length of essay always depend on the time। ऐसे की जो लेंथ है वो टाइम पे गिवन है। इसकी मिनिमम लेंथ जो है वो 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है। और इसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम लेंथ जो है वो 20 पैराग्राफ है। ये 3 से कम नहीं हो सकती और ये 20 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब मेरा आपसे एक सवाल है, हमें से ड्यूरेशन कितने बड़े वो लोग हैं जिन्होंने CSS के ऐसे का सिलेबस पढ़ा है? कितने लोग हैं जरा मुझे बताएं। आप बताएं कमेंट्स में जिन्होंने इंग्लिश ऐसे का CSS का सिलेबस पढ़ा है। सईदा थैंक यू। रहीला कह रही हैं, मोईद कह रहा है कि सर हमने पढ़ा है। ठीक है मोईद साहब। मोईद आप जरा मुझे बताएं कि बेटे जो सिलेबस है FPSC ने दिया है, ये सारे लोग मुझे आंसर दें कमेंट्स के अंदर, मैं सबको रीड आउट कर रहा हूं। बेटे आपको कितने दिए जाते हैं, क्या कहते हैं, कितने ऐसे लिखने होते हैं? एक? अब मुझे तहरा ने कहा है, बख्तावर ने कहा है कि सन 1 ऐसे, और जोया ने भी कहा है 1 ऐसे। 1 मिनट, ठीक है अहमद, लोगों का ना जवाब देते जाएं। 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। डियर फ्रेंड, आज बड़े ये जिंदगी का रूल बना लें कि जिंदगी में जब भी कोई काम करना है ना, सबसे पहले उस काम के आपको ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए। आपने जब भी किसी एग्जाम में अपियर होना है ना, तो सबसे पहले उस एग्जाम के सिलेबस को रीड आउट करें। आपने सिलेबस को रीड आउट ही नहीं किया है। आप कह रहे हैं सर एक ऐसे लिखना होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
मडियासन सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है ये सीएसएस का एसए का जो सिलेबस है वो सिर्फ एक पेज का है। ये एग्जैक्ट यही वर्ड्स लिखे होंगे कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर देन वन एसेस। और मुझे लगता है 2025 में और 26 में एक ऐसे नहीं आएगा, दो ऐसे आएंगे। आधे लोग तो वैसे ही भाग जाएंगे क्या हो गए, लेकिन अगर ऐसे होगा तो ये आपकी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि किसी एक टॉपिक पे 3,000 अल्फाज लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। और किसी भी टॉपिक पे जब दो ऐसे होंगे तो यू आर सपोज टू राइट द 1200 फॉर ईच। और वैसे भी 100 में से 40 मार्क्स लेना मुश्किल होता है, 50 में से 40 नंबर लेना आसान काम होता है। अब मैंने कहा है कि बड़े ऐसे की जो लेंथ है ना वो टाइम पे मुतय्यन करती है। किस पे? टाइम पे। सो एक ऐसे भी आ सकता है, दो ऐसे भी आ सकते हैं। इंडियन सिविल सर्विस में दो ऐसे आते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे एक आ रहा है आजकल एग्जाम के अंदर, एक ऐसे आ रहा है, ठीक है। सो एक आ रहा है ना, तो बड़े 3 घंटे के लिए मैं इसको जरा साइंटिफिक फार्मूला बता देता हूं। दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन 18 to 20 पैराग्राफ। और आसान कर देते हैं, फॉर एवरी आवर यू आर सपोज टू रीच द 6 पैराग्राफ। अगर 2 घंटे का ऐसे है तो 12 पैराग्राफ। अगर 1 घंटे का ऐसे है तो 6 पैराग्राफ। ये 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकता है, कोई मैथ नहीं है। But yes, and if I will count this into sentences, that would be based on 150 to 200 sentences. ये होगी लेंथ। माड़ियासन दुनिया के अंदर बड़े गौर से ये बात सुननी है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ राइटिंग। हमारी एक राइटिंग जो है ना, हम उसको एकेडमिक राइटिंग बोलते हैं। ये वो राइटिंग होती है वेयर योर टीचर इज ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग एंड ही इज इंटरेस्टेड इन योर इंफॉर्मेशन। वो आपकी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, इंफॉर्मेशन के अलावा वो किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। इज ओनली इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। आपने किसी ने बीबीए किया होगा, किसी ने एमबीए किया होगा, कोई ग्रामर नहीं देखता, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं देखता, और हो सकता है आपका सीजीपीए 4/4 हो। दैट इज रिवॉर्डिंग, दैट इज इनकरेजिंग। अब क्योंकि देखे ना, आपको बड़े इनकरेज किया गया अच्छे नंबर देके। अब वही टेक्निक जब इंग्लिश एस्से में अप्लाई करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। क्यों? वो लॉजिक पे अभी मैं जाने रखूं। अब कभी देखें, बड़े आप देखेंगे सीएसएस के पुराने लोगों के, कि उनमें से कोई बंदा आप देखेंगे जिसके इंग्लिश प्रेसी के अंदर ना, आप देखेंगे जी प्रेसी के अंदर स्टूडेंट का 50 स्कोर है। प्रेसी के अंदर 50 स्कोर आने का एक ही मतलब है कि इस बंदे को ग्रामर बहुत अच्छी आती है। और आप देखेंगे बड़े करंट अफेयर में भी उसका 50 या 50+ स्कोर है, तो इसका मतलब यह है कि उस बंदे को इंफॉर्मेशन भी है। जब बंदे की ग्रामर टाइप भी ठीक है, जब बंदे की इंफॉर्मेशन भी ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसको पास होना चाहिए। और आप अचानक देखेंगे उसका स्कोर इंग्लिश ऐसे के अंदर 20 या लेस देन 20 आएगा, 20 या 20 से कम आएगा, 20 और लेस देन 20। अब क्यों ऐसे हो गया है? अब ग्रामर भी, उसकी वजह ये है कि इंग्लिश ऐसे जो है ना, दैट इज नॉट मेयरली चेक योर ग्रामर एंड इंफॉर्मेशन। ये उससे बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे फॉरेन ग्रेजुएट हार्वर्ड के पढ़े हुए इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको कहा है कि सीएसएस में दो किस्म की राइटिंग है। वन इज द अकेडमिक राइटिंग वेयर योर टीचर इज ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग, और दूसरी राइटिंग जो है ये टेक्निकल राइटिंग है। मडियासन टेक्निकल राइटिंग दुनिया की वो राइटिंग है जहां पे आपका टीचर जो है ना इज इंटरेस्टेड इन मोर देन वन थिंग। वो एक के अलावा बड़े बहुत सी चीजों में इंटरेस्टेड है। वो एक के अलावा बहुत सी चीजों में इंटरेस्टेड है, इज इंटरेस्टेड इन मेनी थिंग्स। एक चीज में नहीं है, एक के अलावा बहुत सी चीजों में इंटरेस्टेड है। सो अब मैं ना इसकी एक लेमन टर्म्स में मिसाल देता हूँ। आप अर्ली क्लासेस में थे ना, कभी लेटर राइटिंग करते थे। आप लिखते थे एग्जामिनेशन हॉल, सीटी एबीसी, माय डियर फ्रेंड,
और एंड में लिखते थे यूर फेथफुली, तब भी आपके आधे नंबर आ जाते थे। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप ना अपने ऐसे का या लेटर का फॉर्मेट फॉलो करते थे। सो दुनिया की टेक्निकल राइटिंग के लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, नावल राइटिंग, ड्रामा राइटिंग, पोएट्री राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सारी टेक्निकल राइटिंग्स हैं। हम देखें ना जो कुछ आपके साथ स्लाइड पे नजर आ रहा है, मैं आपको कहूँ कटिया सुन देखें, मैंने बड़ा खूबसूरत पोइट्री लिखी है, वुड यू बिलीव दैट दिस इज अ पोएम? यकीनी बात है, आप कभी भी यकीन नहीं करेंगे ये पोएम नहीं है। मैं कहूँ कि ये नावल है, वुड यू बिलीव दैट दिस इज अ नावल? नो, नॉट एट ऑल। कटिया सुन ऐसे बेटे टेक्निकल राइटिंग है। और टेक्निकल राइटिंग का मतलब ये है कि ये एक दफा आपने टेक्निक सीखनी है। सीएसएस के 11 पेपर में एकेडमिक राइटिंग है और एक पेपर के अंदर टेक्निकल राइटिंग है। और टेक्निकल राइटिंग का मतलब ये है कि एग्जामिनर एक के अलावा बहुत सी चीजें देखेगा। ही वुड बी इंटरेस्टेड इन मोर देन वन थिंग, वो बहुत सी चीजों में इंटरेस्टेड होगा, एक के अलावा बहुत सी चीजें देखेगा। अब आप बड़े कभी देखें कि कुछ लोग आपको नजर आएंगे, वो हर एग्जाम में जिसको बैठते हैं वो उसको पास कर लेते हैं। मैं चार प्रोमिनेंट आपके नाम सामने नाम लेता हूं। आदर रियाज गोंदल, पीएमएस भी पास है, सीएसएस भी पास है, टॉप पोजीशन के साथ। उससे पहले पिछले साल मेरे तल्ला रफीक, सीएसएस भी पास है, पीएमएस भी पास है, विद शाइनिंग कलर। अमारा स्टार, पंजाब पीएमएस की टॉप पर, सीएसएस को भी पास किया। जैन अली रजा, केपी पीएमएस को बेटे उसने टॉप किया और सीएसएस के अंदर उसकी 7th पोजीशन आई। ये क्या क्वालिटीज हैं इन लोगों में? बड़े इनमें दे हैव ओनली वन क्वालिटी कि ये अपने आप को टेक्निकली साउंड कर लेते हैं, ये ऐसे लिखना सीख लेते हैं। अब देखो ना बेटे, आपको ड्राइंग आपको एक दफा आपने सीखनी है, झूठ भी अब हर चीज की ड्राइंग कर लेंगे। ड्राइविंग आपने एक दफा सीखनी है, झूठ भी वेरी वेरी गुड ड्राइवर। स्विमिंग आपने एक दफा सीखनी है। सो वो एक तुर्किश प्रोवर्ब है कि डू नॉट गिव मी अ फिश बट टेल मी हाउ टू कैच अ फिश। मैंने बेटे आपको पढ़ाना है कि फिश पकड़नी कैसे है, मैंने आपको टेक्निकली साउंड करना है। और 2 महीनों बाद मैं आपको इतना काबिल करूंगा कि दुनिया का कोई भी ऐसे आ जाए ना, जब आप वो लिखेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। ठीक हो गया? अच्छा, दुनिया की डियरेक्शन टेक्निकल राइटिंग जो होती है ना, वहां पे एग्जामिनर एक चीज नहीं पूछता, ही इज इंटरेस्टेड इन 5 थिंग्स। सो इंग्लिश ऐसे जब भी आपका एग्जामिनर पढ़ेगा ना तो वो 5 चीजें देखेगा और हर एक के 20 नंबर है। स्ट्रक्चर, मैपिंग, कि जी आउटलाइन कैसे बनानी है, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, पहला जुमला, दूसरा, आखिरी। और ये अच्छी क्वालिटी ये है कि इफ यू वुड बी एबल टू राइट वन इंट्रोडक्शन बाय ओन, यू कैन राइट 1,000 ऑफ इंट्रोडक्शन बाय योर ओन एज वेल। मैंने सिंपल आपको एक इंट्रोडक्शन में पास करना है, उसके बाद आप कभी भी किसी इंट्रोडक्शन में फेल नहीं होंगे। स्ट्रक्चर के अंदर हम 5 चीजें सीखेंगे: आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, ट्रांजिशन पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर इज बेस्ड ऑन 20 मार्क्स। 20 नंबर इसके, 20 नंबर कंटेंट के, 20 नंबर एक्सप्रेशन के हैं जिसको आप खूबसूरती कहते हो, 20 नंबर बेटा आर्गुमेंट्स के हैं, इसको हम कहते हैं कन्विंस, हाउ यू कन्विंस योर एग्जामिनर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं बड़े, आपके एग्जामिनर ने ये एक पेज का सिलेबस है, उसने सारी यही बातें लिखी हैं। लेकिन जब मैं पेपर चेक करूंगा तो मैं टेक्निकल ट्रीटमेंट देखूंगा जिसको स्ट्रक्चर बोल रहे थे, ग्रामर, एक्सप्रेशन, नॉलेज एंड आर्टिकुलेशन। उन्होंने कहा ये 5 चीजें मैंने देखनी है और मैंने यही 5 चीजें आपको पढ़ानी है। इसमें सबसे ज्यादा जो वीक पोर्शन होता है ना, वो टेक्निकल ट्रीटमेंट या स्ट्रक्चर का होता है, मैपिंग का होता है। मैं सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसी से शुरू करने लगा हूं। बड़े गौर से आपने अपनी बातें समझनी है और यहां पे आपको क्वेश्चन आए, आपने अपने क्वेश्चंस नोट करने हैं। मैं आई वुड लाइक टू गिव यू द आंसर एट द एंड। मैं आपको तमाम के तमाम क्वेश्चंस के एंड पे आंसर्स दूंगा। स्ट्रक्चर, दिस इज वन टाइम टास्क।
एक दफा सीखना है। स्ट्रक्चर क्या होता है, गौर से देखें। Matters on the overall arrangement of sentences as well as paragraph। स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसे में टोटल पैराग्राफ कितने होंगे। पहला पैराग्राफ क्या होगा, दूसरा पैराग्राफ क्या होगा, तीसरा पैराग्राफ क्या होगा। क्या यह हो सकता है कि बॉडी पैराग्राफ शुरू में आ जाए, इंट्रोडक्शन एंड पे चला जाए? नो, ये मैथ की तरह फॉर्मूले हैं। और दूसरी बात यह है कि इवन इस इंट्रोडक्शन के अंदर जुमलों की भी एक मुतय्यन जगह है। लेकिन अगर इंट्रोडक्शन में आपने शेयर लिखना होता है तो वो शुरू में आता है, और जब आप कंक्लूजन में शेयर लिखना होता है तो वो एंड पे आता है। दो चीजें, कि पैराग्राफ की क्या अरेंजमेंट होगी और सेंटेंसेस के क्या अरेंजमेंट होगी, हम इस अरेंजमेंट को स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये आपने एक दफा सीखनी है। स्ट्रक्चर में फर्दर 5 चीजें हैं। आउटलाइन क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, पहला जुमला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, बॉडी पैराग्राफ, ट्रांजिशन पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। ये हमने 5 चीजें डिटेल के साथ पढ़नी है, बहुत डिटेल के साथ। Reason structure always look like this one, कि जब भी आप कोई भी अपना ऐसे लिखोगे ना, वो इस मैप की तरह नजर आएगा। और ये मैप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की किताबों से लिया गया है। मैं एंड पे जो 2025 के स्टूडेंट हैं, मैं आपको इस साल के मॉक पेपर भी बताऊंगा को कौन से आ सकते हैं। मडियासन, अगर आप गौर से देखें तो आउटलाइन का अपना स्टाइल है, बट इंट्रोडक्शन का अपना स्टाइल है, बॉडी पैराग्राफ का अपना स्टाइल है, और कंक्लूजन का अपना स्टाइल है। इन तमाम के तमाम का लिखने का तरीकाकार एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। दिस इज अनदर मैप टेकन फ्रॉम अनदर बुक। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इंट्रोडक्शन का अपना स्टाइल है। तमाम के तमाम बॉडी पैराग्राफ एक जैसे हैं, कि टॉपिक सेंटेंस शुरू में आएगा, फिर सपोर्टिंग सेंटेंस आएंगे, फिर कंक्लूजन आएगा। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूजन। और अगर आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ को देखते हैं तो बड़े उसका अपना एक स्टाइल है। सो ये मैप है, यू हैव टू फॉलो दिस मैप एट एनी कॉस्ट। चाहे वो 2 पैराग्राफ कैसे है, चाहे वो 20 पैराग्राफ कैसे है, चाहे वो सीएसएस कैसे है, चाहे वो स्कॉलरशिप कैसे है, दे ऑलवेज लुक लाइक सेम। मैं बड़े दोबारा, लेकिन इस पूरी डिस्कशन को जानने से पहले, स्ट्रक्चर पे जानने से पहले, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट है उस पर बात करूंगा, क्योंकि देन ना वेरिएशन आपको समझने में आसान नहीं होगी। मडियासन, वी हैव द टाइप्स ऑफ ऐसे। मैं अक्सर जब स्टूडेंट को कहता हूँ ऐसे क्या है, वो कहते हैं जी स्टांस है। तो मैं जब पूछता हूँ, मेरा टॉपिक आ जाए ग्लोबलाइजेशन, इट्स प्रोज एंड कॉन्स, तो इसमें भी स्टांस रिक्वायर्ड है? कहते हैं नहीं। सो हर ऐसे में स्टांस रिक्वायर्ड नहीं है। ये टाइप्स ऑफ ऐसे जो है ना, ये तमाम के तमाम आपको आपकी अर्ली क्लासेस से पढ़ाई जाती हैं। आपको सबसे पहली इंग्लिश ऐसे में या लैंग्वेज में जो चीज पढ़ाई जाती है वो टाइप्स ऑफ ऐसे पढ़ाई जाती है, लेकिन वो थोड़े सा ना इम्बिगुअस वे से पढ़ाई जाती है। आपने जिंदगी में पहला ऐसे क्या लिखा था? माय बेस्ट फ्रेंड, कॉ, कैमल, माय स्कूल। अब उसके बाद आपने ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे बुनियादी तौर पे आपको सिखाए जाते थे। उसके बाद आपने लिखा होगा माय फर्स्ट डे इन स्कूल, अ विजिट टू द जू, अ क्रिकेट मैच। ये बड़े जो ऐसे है ना, ये नरेटिव ऐसे है। फिर आप 9th 10th में गए होंगे तो आपको इश्यूज आए होंगे, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सोशो इकोनॉमिक ऐसे। और सीएसएस में जब आए तो एक नई बला से वास्ता पड़ा। अब एक लंबी स्टेटमेंट आई या सवाल आया। स्टेटमेंट क्या है कि मैन इज वन फ्री बट ही इज इन चेन्स एवरीवेयर, डू नॉट वेस्ट द वाटर दो यू आर स्टैंडिंग एट अ रनिंग स्टीम। यह सवाल आया कि इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ?
बुनियादी तौर पे ये एग्जामिनर आपको टाइप्स ऑफ ऐसे पढ़ा रहा होता है। मैं इन तमाम टाइप्स पे बड़ी डिटेल आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, मैं मिसालें भी दूंगा। सबसे पहले ये, बड़े जब आप रेस से शुरू करना है ना, तो पहले आपने टाइप आइडेंटिफाई करनी है। ये बाकी चीजें बाद में आती हैं। गौर से सुने। डिस्क्रिप्टिव डियर्सन, ये वो ऐसे है जिसमें आपने किसी लिविंग पर्सन, लिविंग प्लेस, लिविंग कंसेप्ट या लिविंग आइडियोलॉजी की डिटेल्स बयान करनी होती है। जैसे कि ऐसा है ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, जैसे कि ऐसा है पोलराइज पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड सोसाइटी, जैसे क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज मोर एफिशिएंट एज वेल एज effective देन ट्रेडिशनल क्लासरूम। नरेटिव, जैसे नरेटिव ऐसे वो होते हैं जिसमें दोबारा आपने डिटेल्स बयान करनी होती है, लेकिन आपकी बार वो किसी गुजरे हुए बंदे, प्लेस, कंसेप्ट या आइडियोलॉजी की डिटेल्स होती हैं, और यूजुअली ये पास्ट टेंस में लिखा जाता है। गुजरे हुए पर्सन, प्लेस, कंसेप्ट, आइडियोलॉजी। ये यूजुअली सीएसएस में नहीं आता, लेकिन दो दफा सीएसएस में आया है। एक दफा है द मिजरीज ऑफ 1947, और एक दफा है द टेल ऑफ माइग्रेशन, सोशो इकोनॉमिक। ये भी डिस्कशन वही ऐसे है जिसमें दोबारा आपने आप डिटेल्स बयान करनी है, लेकिन आपकी बार ये डिटेल्स जो है ना, ये किसी सोशो इकोनॉमिक इवल्स की डिटेल्स है। जैसे कि 2018 में आया था कि हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल रेमडीज, और पिछले साल पंजाब पीएमएस के में आया था करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स। के पीपीएमएस में आया था इकोनॉमिक क्राइसिस, इश्यूज एंड चैलेंजेस। इसके बाद डिस्कशन ऐसे आता है फैक्चुअल। ये भी वो ऐसे है जिसमें दोबारा आपने चीजों की डिटेल्स बयान करनी है, लेकिन आपकी बार जो डिटेल्स है ना, ये किसी डेटा की डिटेल्स है, फैक्चुअल चीज की। कि पिछले साल ऐसे आया था ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान काजेज एंड इम्प्लीकेशंस। एक्सपोजिटरी, एक्सपोजिटरी बड़े एक ब्रॉडर टर्म है कि ये वो ऐसे है जिसमें दोबारा आपने डिटेल्स बयान करनी है, लेकिन आपकी बार बड़े वो किसी भी किस्म की डिटेल्स हो सकती हैं, किसी भी चीज की डिटेल्स हो सकती हैं। ये तो हम टीचर स्टूडेंट को एक गोरख धंधे में परेशान कर देते हैं जी। ऐसे होगा, जिंदा चीज होगी तो डिस्क्रिप्टिव होगा, नॉन गुजरी हुई चीज होगी तो नरेटिव होगा। ये अगर कोई डेटा होगा तो फैक्चुअल होगा, अगर कोई सोशो इकोनॉमिक होगा तो सोशो इकोनॉमिक होगा। ये हम बड़े आपको परेशान कर देते हैं। याद रखिए, हर वो ऐसे जिसमें आपने चीजों की डिटेल्स बयान करनी है, वो ऐसे एक्सपोजिटरी ऐसे कहलाएगा। आपने पोजीशन नहीं लेनी है, आपने डिटेल्स बयान करनी है। वो प्रोज एंड कॉन्स भी हो सकते हैं, वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हो सकते हैं, वो इश्यूज एंड चैलेंज भी हो सकते हैं, वो कुछ और भी हो सकते हैं। आर्गुमेंटेटिव, मडिएशन आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो ऐसे होते हैं जिसमें आप आपने डिटेल्स नहीं बयान करनी, बल्कि आपकी बार आपने पोजीशन लेनी है, या तो आपने उससे एग्री करना है या डिसएग्री करना है, स्टांस। आर्गुमेंटेटिव ऐसे की मडिएशन दो पहचान होती है, या तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा और उस क्वेश्चन मार्क का आंसर हमेशा यस या नो होगा, और वो हमेशा मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। जैसे कि कैन मीनिंग बी फिक्स्ड, इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ। और दूसरी इसकी पहली इसकी पहचान है क्वेश्चन मार्क, और दूसरी पहचान है ओ आर। जैसे एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब लसिंग आर कार्स। लिटरेरी, मडिएशन लिटरेरी ऐसे वो होता है जिसमें दोबारा आपने स्टांस लेने, लेकिन आपकी बार जब आपने स्टांस लेना है, वो किसी बंदे की को कोटेशन होगी। जैसे कि मैन इज born फ्री बट ही इज इन चेन्स एवरीवेयर। जैसे कि इट इज बेटर टू रूल इन हेल रादर देन टू सर्व इन हेवन। परसुएसिव, परसुएसिव ऐसे भी वो ऐसे जिसमें अगेन आपने स्टांस लेने, लेकिन आपकी बार ना आपने सिर्फ यस करना है, नो नहीं कर सकते। यस का स्टांस परसू से निकले, कन्विंस करना किसी को, परसू से निकले।
क्योंकि आपके बार या तो कुरान पाक की आयत होगी या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस होगी, या तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बड़े कोई साइंटिफिक ट्रुथ होगा या यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। कैसे फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, आप नो नहीं कर सकते। माड़ी हसन ये तीनों भी सेम है कि ये वो ऐसे हैं जिसके अंदर आपने या तो एग्री करना है या डिसएग्री करना है। सो फाइनली बड़े हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वी हैव टू टाइप ऑफ ऐसे, या हम वैसे ही बच्चों को परेशान कर देते हैं। एक वो है जिसको हमने एक्सपोजिटरी का नाम दे दिया, ये वो ऐसे हैं जिसमें आपने चीजों की डिटेल्स बयान करनी है। और दूसरे ऐसे जो हैं वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं, और आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो ऐसे हैं जिसमें आपने आप चीजों की डिटेल्स नहीं बयान करनी, बल्कि या तो आपने आपको जो टॉपिक है आपने उससे एग्री करना है, या आपने वो जो टॉपिक है उससे डिसएग्री करना है। क्लियर? अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप तमाम ने मुझे मुरीद हुसैन को टैग करके जवाब देने। ये 2011 में ऐसे आया था, देयर आर सम हर्डल इन द वे ऑफ अ ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री। ये कौन सा ऐसे है, जरा कमेंट्स में बताएं। मैं बुक्स भी बड़े एंड पे बताऊंगा आपको, मैं एक्सपेक्टेड ऐसे भी बताऊंगा, मैं तरीकाकार भी बताऊंगा। सो मुईज साहब ने कहा है डिस्क्रिप्टिव है, और इरम ने कहा है आर्गुमेंटेटिव है। सो यू आर एब्सोल्युटली डिवाइडेड, बट आप सारे के सारे डिवाइडेड हो। कुछ कह रहे हैं कि ये आर्गुमेंटेटिव है और कुछ कह रहे हैं ये एक्सपोजिटरी है। यू आर एब्सोल्युटली डिवाइडेड, तमाम के तमाम बेटे डिवाइडेड हैं, सारे लोग डिवाइडेड हैं। कुछ कह रहे हैं कि सर ये आर्गुमेंटेटिव है, और फ्यू अदर्स वो कह रहे हैं नहीं सर एक्सपोजिटरी है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। बड़े कुछ ऐसे जो होते हैं वो ओपन एंडेड एसेस होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब ये है वो एट द सेम टाइम आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं, एट द सेम टाइम एक्सपोजिटरी भी होते हैं। वो दोनों तरीकों से हो सकते हैं। सो आपके माइंड में जब भी कोई कंफ्यूजन आ जाए, आपके माइंड में सेकंड थॉट आ जाए ना, वो ऐसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा कि जब भी आपके माइंड में बड़े कोई कंफ्यूजन आ जाए, आपके माइंड में अगर कोई सेकंड थॉट आ जाए ना, सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट द कंक्लूजन दैट वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ऐसे: एक्सपोजिटिव, आर्गुमेंटेटिव, ओपन एंडेड। अब ये 2020 और सीएसएस में सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आइडेंटिफाई द टॉपिक। मैंने कहा अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे और आपने उसको एक्सपोजिटरी कर लिया ना, तो यू वुड बी नो वेयर एट ऑल। और अगर बड़े एक्सपोजिटरी है या आर्गुमेंटेटिव है, आपने उसको उल्ट कर दिया, तो यू वुड बी नो वेयर एट ऑल। अब ये टॉपिक मैं वन बाय वन बोलता जाऊंगा, आप आइडेंटिफाई करते जाएंगे, एंड पे फिर आप अपना टोटल स्कोर देख लेना। अगर जी पहली चीज ये है, बड़े पहला टॉपिक है, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ? डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ? आर्गुमेंटेटिव है। वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज, बड़े ओपन एंडेड ऐसे है। पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर काज, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर काज, बड़े एक्सपोजिटरी ऐसे है। और मैं यहाँ पे बड़ा आसान बता दूं, अगर बड़े आपके टॉपिक में एंड आ गया ना, वो हर सूरत में एक्सपोजिटरी होगा। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, बड़े एक्सपोजिटरी ऐसे है। ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, एक्सपोजिटरी ऐसे है। पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी, द वे फॉरवर्ड, एक्सपोजिटरी ऐसे है। प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज, एक्सपोजिटरी ऐसे है। I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death your right to say it, argumentative ऐसे। Is Pakistan ready for digital revolution? Argumentative ऐसे। IMF below, road to stability, are recipes for disaster, argumentative ऐसे।
एंड व्हाट आर द रीजन ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, हालांकि एंड पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसका आंसर यस है नो नहीं है, ये एक्सपोजिटरी ऐसे है। माय डियर स्टूडेंट, आपकी सबसे पहली टास्क ये है कि यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द टॉपिक। और जिस लम्हे माय डियर स्टूडेंट आपने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आप समझें आप राइट डायरेक्शन पे चल पड़ेंगे। अब ये 2000 अब आते हैं माय डियर सन, मैं आपका ऐसे का सबसे पहला पोर्शन जो होता है वो आउटलाइन होती है, लेकिन याद रखें आर्गुमेंटेटिव एंड एक्सपोजिटरी दोनों की आउटलाइन का लिखने का तरीकाकार मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आर्गुमेंटेटिव का अपना तरीका है, एक्सपोजिटरी का अपना तरीका है। और यहाँ पे इसकी अहमियत इतनी है कि डियर स्टूडेंट, अगर मेरे पास बड़े 100 पेपर हो ना, उनमें 90 पेपर ऐसे होंगे जिनकी मैं आउटलाइन पढ़ूंगा और उसके बाद एक लफ्ज भी नहीं पढ़ूंगा। 90%। उसकी वजह, बड़े उसकी वजह ये है कि अगर आपका ऐसे ही इररेलेवेंट है, देन व्हाई आई वुड लाइक टू वेस्ट माय टाइम। लेकिन मैं आपको इतने आसान तरीके से ये चीजें पढ़ाऊंगा, और देन बेटे जब हम इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं आउटलाइन पढ़ाऊंगा, फिर आपसे बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये पीछे जो मैंने टाइप्स ऑफ ऐसे आपको बताया ना, तो हम बेटे को 10 सालों की एक्सरसाइजेस करेंगे। आज मैं जो एक दिन में सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस एक एक पे 6-6 असाइनमेंट्स। मेरी बेटे क्लास 3 हिस्सों पे होती है। मैं जैसे अभी पहले पढ़ाया है, इसके फौरन बाद मैं आपका टेस्ट लेता और फिर मैं 1-to-1 डिस्कशन करता। और यही वजह है कि बड़े हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट फेल नहीं होते। पिछले साल भी बड़े टोटल 210 से उसमें 110 52% लोग जो थे वो CSP के स्टूडेंट थे। वही इन्वेस्ट टाइम, हमारा हर टीचर बड़े स्टूडेंट पर टाइम इन्वेस्ट करता है। हम ये नहीं करते कि सॉफ्ट में भेजो ऊपर नीचे लाइनें लगा के आपको भेजें, नहीं बेटे, हम पेपर पे चेक करेंगे, हार्ड पे चेक। आप भी हार्ड पे चेक भेजोगे, आप सॉफ्ट में नहीं चीजों भेजोगे। ठीक हो गया, लेट मी मूव फॉरवर्ड। आउटलाइन बड़े गौर से सुनिए। My dear son, outline is always written in order to provide the overview of your whole discussion. आउटलाइन बड़े इस वजह से लिखी जाती है कि आपने अपने ऐसे का 100% ओवरव्यू प्रोवाइड करना है। आपके ऐसे का बड़े एक एक पैराग्राफ आपके आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होगा, एक एक। और अगर किसी चीज का आउटलाइन के अंदर जिक्र नहीं है, तो सेम कैन नेवर बी एडेड इन योर ऐसे। और अगर ऐसे के अंदर किसी चीज को मेंशन किया है, तो उस पर आपको कंप्लीट पैराग्राफ लिखना होता है। ये किताब के कंटेंट पेज की तरह होता है, जो आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देता है, व्हाट के क्या लिखा गया और कौन सी चीज कहां पे मौजूद है। आपको डियसन इरम कह रही है कि सर बाद में चीज याद आ जाए, तो इरम अगर इतनी अहम होती ना, अगर इतनी बड़े अहम होती ना, तो फिर भूलती नहीं। भूल गई है तो अहम नहीं है। अब्दुल कयूम साहब कह रहे हैं कि सर आपकी वॉइस जो है ना वो बड़ी लो हो गई है। बेटे आपके एंड पे शायद इशू होगा, तो मेरे एंड पे वो यूज वेरी हाई क्वालिटी इंटरनेट, तो मेरे एंड पे कयूम साहब ना इशू हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, क्लियर हो गया। वॉइस का तो कोई इशू नहीं है, कोई एक दो मुझे अगर कमेंट्स में बता दे। ठीक है मरियम, थैंक यू। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मैंने कहा कि बड़े आप आउटलाइन का सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि ये आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन का ना एक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है। और ये ना कंटेंट पेज की तरह होता है। जो बेटे पहला पेज होता है ना कंटेंट पेज, दिस इज ऑलवेज लाइक द कंटेंट पेज, ये हमेशा बेटे कंटेंट पेज की तरह होगा। हमारी बड़े आउटलाइन जब हम बनाते हैं, हमारा सबसे पहला काम यह है कि आउटलाइन के अंदर हमने हेडिंग्स देनी है। मिनिमम हमारी हेडिंग 3 होती है और मैक्सिमम 5 होती हैं। 3 से कम नहीं हो सकती, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। हम ना अपनी आउट हेडिंग को बड़े 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं।
हमारी एक जो हेडिंग होती है ना बेटे, वो यूनिवर्सल हेडिंग कहलाती है, चाहे एक्सपोजिटरी हो चाहे आर्गुमेंटेटिव हो। यहाँ पे लफ्ज यूनिवर्सल को अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब ये है कि वो हेडिंग जिसने आपके हर ऐसे के अंदर रिपीट होने ना, वो हेडिंग यूनिवर्सल हेडिंग कहलाती है। आप टॉप पे ये जो पेपर होगा ना बेटे, पेपर के ये लाइन है, ये हाशिया है, इसके अंदर लिखना है, ये बाहर नहीं लिखना है, ये वाला पोर्शन एग्जामिनर के लिए है। यहाँ पे वो अपने कमेंट्स लिखेगा। मैंने कहा सबसे पहली हेडिंग का नाम रखा मैंने यूनिवर्सल हेडिंग, एंड दे आर टू इन नंबर। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि वो हेडिंग जो आपके हर एक ऐसे के अंदर रिपीट हो ही रही है, तो वो हेडिंग यूनिवर्सल हेडिंग कहलाएगी। एक इंट्रोडक्शन होगी शुरू में, और जब आप एंड पे पहुंचेंगे ना, तो आखिरी हेडिंग जो होगी वो कंक्लूजन होगी, चाहे आर्गुमेंटेटिव होगा चाहे एक्सपोजिटिव होगा। अच्छा डियर फ्रेंड, मेरी दूसरी जो हेडिंग होती है ना, वो असेंशियल हेडिंग कहलाती है। गौर से सुने डियर फ्रेंड, असेंशियल हेडिंग का मतलब ये होता है कि वो चीज जो आपके एग्जामिनर ने कैटेगोरिकली आपसे पूछ लिया ना, वो चीज असेंशियल हेडिंग कहलाती है। प्राइमरी में हम उसे बोलते हैं। अब इस ऐसे को आप पढ़े ना, आपके एग्जामिनर ने आपसे सिंपल एक ही चीज पूछ ली है, एक नहीं दो चीजें कैटेगोरिकली पूछनी है। एक बेटे उसने आपसे काजेस पूछ लिए हैं, दूसरा आपसे कंसिक्वेंसेस पूछ लिए हैं। अब ना तो काजेस को छोड़ सकते हो, ना आप कंसिक्वेंसेस को छोड़ सकते हो, दोनों को नहीं छोड़ सकते। छोड़ेंगे तो फिर सीएसएस आपको छोड़ देगा, उसको छोड़ना बुरा होता है। इसी तरीके से बेटे जब मैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे पे जाऊंगा ना, तो मेरा देखो ना, मेरा टॉपिक है जेंडर इक्वल, तो मैं सबसे पहले स्टांस लिखूंगा अपना। यस नो नहीं लिखूंगा, बल्कि एक स्टेटमेंट लिखूंगा, और स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी कि आया मैं यस लिख रहा हूं या आया मैं नो लिख रहा हूं। मेरा स्टांस होना जरूरी है। ये क्या कहलाता है? असेंशियल। अब डियर अगर यही टॉपिक हो, क्या आप अपोनेंट का स्टांस भी देंगे? जरूरी है। और नहीं देंगे तो क्या होगा? इरम कह रही सर देंगे, अहमद का राय नहीं देंगे। नहीं देंगे तो क्या होगा? अब देखिए, हमारा जब एक स्टांस या एक हेडिंग जो होती है वो यूनिवर्सल, वो असेंशियल होती है। अब दूसरी जो है उसका नाम हमने रखा है नॉन असेंशियल, कि ये वो हेडिंग होती है जो आपके एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछी है, लेकिन अगर आप उसको ऐड करें और वो रेलिवेंट नजर आए तो आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। कि नॉन असेंशियल वो हेडिंग है जो आपने किसी ने नहीं पूछी, लेकिन अगर आप उसको ऐड करें और पहली बात है कि वो रेलिवेंट हो, तो आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। अब देखें ना, मैं यहां पे ये अपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया, लेकिन हम अपोनेंट को फर्दर ना रिजेक्ट करते हैं, रिफ्यूट करते हैं। और यहां पे मैं लिखा हो जेंडर इक्वलिटी इज अ फैक्ट। और इसी तरीके से बड़े एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर भी देखो ना, मेरे तो एग्जामिनर ने मुझसे सिर्फ काजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़े से सोल्यूशन भी ऐड करूंगा। उसके फवायद दो होते हैं नॉन असेंशियल के। शायद कभी बड़े काजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस 1500 अल्फाज लिखना मुश्किल हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सोल्यूशन नहीं लिखेंगे तो आपकी रिसर्च जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, रिसर्च वुड बी इनकम्प्लीट, आपकी रिसर्च इनकम्प्लीट होगी। सो इस वजह से हमने कहा कि हम तीन किस्म की हेडिंग देंगे। यूनिवर्सल तादाद में दो होंगी, असेंशियल कभी एक होगी, कभी दो होंगी, कभी तीन होंगी, और यूनिवर्सल डिपेंड करती है, कभी जीरो होंगी, कभी एक होंगी, कभी दो होंगी। लेकिन चाहिए मैंने कहा कि बड़े मिनिमम आपके हेडिंग जो ग्रीन टी तीन होंगी और मैक्सिमम पांच होंगी। और डियर फ्रेंड, बिलीव मी, जिस लम्हे आपने अपनी हेडिंग लिख ली ना, आप सीधे रास्ते पे चल पड़ेंगे, आप सिरात मुस्तकीम पे चल पड़ेंगे। सबसे मुश्किल काम ये है, अब आपकी हेडिंग बन गई। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, मैं बड़े इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन पे भी बात करता हूं। अब जब आपने हेडिंग्स बना दी ना, अब आपने क्या करना है?
आपने इन हेडिंग के नीचे आर्गुमेंट्स ऐड करने हैं। और आर्गुमेंट पे ना पैराग्राफ, हर आर्गुमेंट पे, मतलब आप लिखते हो ना बेटे काज ऑफ टेररिज्म, पहले लिखते हो इलिटरेसी, वो पहली आर्गुमेंट है, पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ दूसरी आर्गुमेंट है। और हर आर्गुमेंट पे ना आपको अलग अलग पैराग्राफ लिखना होता है। जो प्राइमरी हेडिंग होती है, 80% आर्गुमेंट प्राइमरी के नीचे आते हैं और 20% सेकेंडरी के नीचे आते हैं। ठीक हो गया। कुछ ऐसे होंगे जिनके सेकेंडरी नहीं बनेंगे। अब यहां पे देखें, ये हेडिंग बन गई। अब ये आर्गुमेंट है पुअर लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, आउटलाइन बड़े एग्जामिनर कह रहा है बड़ी कंप्रिहेंसिव होनी चाहिए, और कंप्रिहेंसिव का मतलब ये है कि मिनिमम सीएसएस की आउटलाइन मोर देन 2 पेज होनी चाहिए, बड़े 2 पेज से ज्यादा होनी चाहिए। इट वुड बी मोर देन 2 पेज, 2 पेज से ज्यादा हो गई। या बड़े आपने उसको 2 पेज से ज्यादा करना है ना, तो उसका तरीका कार होता है। या तो तरीका यह है कि 20 काज लिखो, 20 इंपैक्ट लिखो, 20 सोल्यूशन। 60 पैराग्राफ तो आप 3 घंटों में नहीं लिख सकोगे ना। अब दूसरा बड़े उसका तरीका कार ये होता है कि ये जो आर्गुमेंट्स है ना, इनके नीचे सब आर्गुमेंट्स दो। और ये क्या चीजें होती है, ये वो पैराग्राफ में आप एज ए एविडेंस देते हैं। ये केस स्टडी भी हो सकते हैं, ये कोटेशन भी हो सकते हैं, ये डेटा भी हो सकते हैं। और तरीका क्या होता है, सेमी कॉलन दे। सेमी कॉलन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लिखे बड़े सिचुएशन इन फाटा, इंसर्जेंसी इन बलोचिस्तान, मास लिटरेसी। सेमी कॉलन कॉलन दोगे ना तो उसके सामने लिखा जाता है, ये लिख दिया। हमने कहा फॉरेन इन्वायरमेंट, केस स्टडी ऑफ कुलभूषण जाधव, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, डिनायल ऑफ जस्टिस। हम क्या करेंगे कि हम आर्गुमेंट्स लिखेंगे, और आर्गुमेंट्स के नीचे यहाँ पे हमारे पास सब आर्गुमेंट्स होंगे ना, तो वो लिखेंगे। बुनियादी तौर पे बड़े सब आर्गुमेंट्स, केस स्टडी भी होंगी, बुक्स भी होंगी, डेटा भी होंगे, रेफरेंसेस भी होंगे। ये बुनियादी तौर आपके आउटलाइन को बड़ा कर देते हैं। 2 तरीके हैं, या तो सेमी कॉलन लिखो, सेमी कॉलन लिखोगे तो चीजें नीचे लिखोगे, या कॉलन आएगी तो चीजें सामने लिखोगे। दे आर द 2 मेथड्स, ये 2 मेथड्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से माइडिया से आर्गुमेंटेटिव ऐसे कभी यही तरीका है। यहां पे देखे ना, मैंने लिखा कि जेंडर इक्वलिटी मिथ है, मैं इसका एविडेंसेस दूंगा। मैंने कहा कि जी मिथ का मतलब ये है कि ये बराबर नहीं है, ना थे, ना हैं, ना हो सकते हैं। और इसकी हमने पहली आर्गुमेंट दी कि आधी आबादी फीमेल्स की है, 52%, लेकिन बेटे हर जगह मेल डोमिनेटेड है। इसकी 2 मिसालें हैं। हमारे अराउंड बेटे 193 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है। अगर ये आज बराबर होते ना, तो कोई 80 की बड़े लीडर्स ना फीमेल्स होती। देयर इज नो फीमेल एट ऑल। यूनाइटेड नेशन बड़े सबसे बड़ा वुमेन राइट्स का चैंपियन है, और इसके आज तक एक भी सेक्रेटरी जनरल कोई औरत नहीं रही है। तो हमने क्या किया, हमारे जितने भी आर्गुमेंट्स हेडिंग्स थे उनके नीचे हमने आर्गुमेंट्स लिखी और सब आर्गुमेंट्स लिखी। ये आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो गई। और जब आपने आउटलाइन कंप्लीट कर ली तो आधा काम आपका हो गया। अब आते हैं इंट्रोडक्शन। सो दोनों बड़े आर्गुमेंटेटिव और एक्सपोजिटरी का डिफरेंट तरीका है, मैंने दोनों तरीके डिस्कस किए। इंट्रोडक्शन, बड़े अगले 10% आपका सक्सेस या फेलियर जो है ना, वो आपकी इंट्रोडक्शन ने डिसाइड करना है। रहीला सब आर्गुमेंट्स पे अलग पैराग्राफ नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब हम सपोज करते हैं बेटे ये टॉपिक है आप सारे लोगों का, टॉपिक है द कॉजेस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। अब सारे लोगों ने बेटे इसका ना, इस टॉपिक का जरा पहली लाइन लिखनी है, जरा लिखें तमाम लोग। फर्स्ट लाइन सारे लोगों ने लिखनी है, लिखें। पता चलता है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना आता है या नहीं आता। अब ऐसा लिखा है कि टेररिज्म इज अ ग्लोबल इशू। अरसलान साहब लिख रहे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ द टेररिज्म हैज बीन स्टार्टेड विद 9/11। अब तीसरे स्टूडेंट लिखें कि इन द मॉडर्न एरा ह्यूमन बीइंग आर फेसिंग मैनी इश्यूज। ठीक है। अब मैं इन 3 बंदों को बड़े सुनूंगा,
तो मैं डिवाइड कर सकता हूं कि पहले दो वो लोग हैं जिन्होंने फौरन ही बेटे अपने टॉपिक को स्टार्ट किया है। स्टार्ट का मतलब है टॉपिक को हिट किया है। और अगले दो बंदे जो है ना बेटे, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने ना टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। उन्होंने टॉपिक को बेटे इंट्रोड्यूस किया है। अगर बेटे आप टॉपिक को फौरन हिट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ना ही आप क्रिएटिव हैं, ना ही आप इमेजिनेटिव हैं, ना ही कोई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के स्टूडेंट हैं। यू आर वेरी वेरी ऑर्डिनरी टाइप ऑफ स्टूडेंट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बड़े इनोवेटिव, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव लोग चाहिए। हर दफा मसाइल एक जैसे नहीं होंगे। और उर्दू में हम कहते हैं कि बड़े हमेशा आपने तमहीद बांधनी है। मेरे पास देखे ना, अहमद आता है, ना करता है, कहता है सर आप मुझे पढ़ाएं। उसके बाद तैमूर आता है, ना करता है, कहता है सर माय नेम इज तैमूर, माय क्वालिफिकेशन इज दिस एंड दिस वन। इट वुड माई ग्रेट प्लेजर इफ यू गाइड मी अबाउट इंग्लिश ऐसे। मुझे यकीनी बात है बड़े तैमूर की बात ज्यादा पसंद आएगी। सो आम में से बड़े 90% लोगों को ये पता भी नहीं है कि इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है। दूसरी बात यह है कि बड़े जिंदगी में कभी भी कोई काम करो ना, सबसे पहले उस काम के ऑब्जेक्टिव ढूंढो। क्या ढूंढो? ऑब्जेक्टिव। कि कोई भी काम करना है ना बेटे, उसके ऑब्जेक्टिव ढूंढो। मतलब देखो ना, आप क्लास पढ़ा रहे हो, सॉरी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैंने आपको हेल्प आउट करना है। और आप सारों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपने मुझसे हेल्प लेनी है। यही ऑब्जेक्टिव है ना, इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑब्जेक्टिव है। क्या आप सीएसएस में कामयाब होना चाहते हैं बेटे? मैं उस कामयाबी का रहनुमाई आपका कर रहा हूं। बेटे इंट्रोडक्शन जो होता है ना, उसके भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और आपका जो एग्जामिनर है ना, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को बेटे तलाश करने की कोशिश करेगा। अगर होंगे बहुत अच्छे नंबर देगा, नहीं होंगे तो फेल कर देगा। क्या? सुने अब गौर से। सबसे पहली बात ये कि बेटे जब भी आपने इंट्रोडक्शन लिखना है ना, उसका पहला मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने आपने जो डिस्कशन है ना, उसकी समरी देनी है, ओवरव्यू देने, कि एग्जामिनर बेटे उसको पढ़े और उसे ओवरऑल पता चल जाए कि आपने अपने ऐसे में क्या लिखा है। और ये 100% ओवरव्यू नहीं देता बेटे, ये 60% ओवरव्यू देता है। 60%। 100% समरी। मतलब 10 काजल हैं तो 6 काजल लिखेगा, 6 इम्प्लीकेशन लिखेगा, 6 सोल्यूशन लिखेगा। क्या करेगा? समरी प्रोवाइड करेगा। बड़े इस समरी को प्रोवाइड करने के लिए ना, एग्जामिनर ने बता दिए कि जब भी आपने इंट्रोडक्शन लिखना है ना, मैंने 4 चीजें उसने कहा आइडेंटिफाई करनी है, देखनी है। सबसे उसने कहा पहला काम ये है कि बड़े आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। हम उर्दू में कहते हैं तमहीद बांधनी है। क्या करनी है? तमहीद बांधनी है। टॉपिक का पहली 3 लाइंस के अंदर जिक्र नहीं होना चाहिए। मैं होता ना बेटे टेररिज्म, यही काज ऑफ टेररिज्म, मैं ऐसे ना लिखता। मैं इसको ऐसे लिखता: क्या सोसाइटी अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी व्हेन डिफरेंट इंडिविजुअल वर्क टुगेदर। However, this is factor that due to the greed or person conflict, people do not cooperate with each other. And sometimes they use the force to settle their issues, and this use of force is known as a terrorism. और फिर वो मैं बात लिखता जो आप लिख रहे थे। 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि बेटे आप ना टॉपिक को बैकग्राउंड से शुरू करो। किससे? आप अपने टॉपिक को बैकग्राउंड उस टॉपिक का लिखो। अगर बेटे बैकग्राउंड नहीं है ना, आप किसी वर्स से लिखो, किसी कुटी। इसी वजह से अक्सर लोग बेटे इसको शेर से लिखते हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर बेटे आपके पास वर्स भी नहीं है ना, आप किसी स्टोरी से लिखो। और अगर आपके पास मैं होता ना बेटे, शायद मैं इसको और स्टोरी क्रिएटिव भी हो सकती है, फैक्चुअल भी, इमेजिनेटरी भी। और मैं ऐसे लिखता कि 16th of December is known as a black day in the history of Pakistan. On that day, mother was running on the road without shoes. Small kids was crying with pain. Suddenly, it has been telecasted
that the Assam terrorist has attacked a school in Peshawar. और अगर डियरसन स्टोरी भी नहीं है ना, तो किसी सवाल से शुरू करो, किसे क्वेश्चन के साथ शुरू करो। मतलब बेटा क्वेश्चन जनरल से लिखो कि व्हाई डू ह्यूमन बीइंग आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये बड़े 4 तरीके हैं, इनमें से किसी एक तरीके से शुरू करो, बैकग्राउंड से, वर्स से, स्टोरी से या क्वेश्चन से। दूसरे नंबर पे बेटे ऑब्जेक्टिव क्या है कि अब की बार आपने ना अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई में भी 2 काम करने हैं। अब आपने अपने टॉपिक को डिफाइन करना है। किसी इंसाइक्लोपीडिया की जरूरत नहीं है, किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, बड़े लेमैन टर्म्स के अंदर आप अपने टॉपिक को डिफाइन करो। बड़े लेमैन टर्म्स के अंदर ना आप अपने टॉपिक को डिफाइन करो, बिल्कुल लेमैन टर्म के अंदर ना आप अपने टॉपिक को डिफाइन करो। मतलब टेररिज्म में लिखें, टेररिज्म इज द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। ठीक हो गया। और थोड़ी सी ना डियरसन उसकी इलस्ट्रेशन करो, थोड़ी सी उसकी वजाहत करो, थोड़ी सी उसकी क्या करो, इलस्ट्रेशन करो, उसकी वजाहत करो। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो भी टॉपिक है ना उसकी डिटेल्स बयान करो। डिटेल किसी भी टॉपिक की 2 होती हैं, एक असेंशियल होती है। असेंशियल वो होती हैं जो आपके एग्जामिनर ने आपसे कैटेगोरिकली पूछनी है। मतलब अगर आपका टॉपिक है काज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ करप्शन, तो उसने 2 चीजें पूछ ली। और अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो एग्जामिनर ने या तो आपने एग्री करना है या आपने डिसएग्री करना है। और असेंशियल के साथ साथ बेटे जो दूसरी होती है वो नॉन असेंशियल होती है। नॉन असेंशियल वो डिटेल होती है जो आपसे किसी ने नहीं पूछी, लेकिन अगर आप उसको ऐड करो और वो रेलिवेंट नजर आए तो आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। कि ये वो डिटेल्स हैं जो किसी ने आपसे नहीं पूछी, लेकिन अगर आप इसको ऐड करो और वो रेलिवेंट नजर आए तो आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। और आखिरी ऑब्जेक्टिव ये है कि अब आपने पूरी की पूरी जो डिस्कशन लिखी है ना, आपने सारी डिस्कशन को क्लोज करना है और फ्यूचर को रोड मैप देना है। जब क्लोज करना है तो ये थीसिस स्टेटमेंट कराएगी। इन 4 चीजों का होना जरूरी है। अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन भी टॉपर का दिखाऊंगा, उसने क्या लिखा था। मैंने कहा कि बड़े इंट्रोडक्शन का सबसे पहला काम ये है कि ये पूरी डिस्कशन को समराइज करेगा। जब समराइज करेगा तो समरी के अंदर 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, 4 चीजें इंट्रोड्यूस करना, 4 चीजों से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आइडेंटिफाई करना, डिटेल्स बयान करना और पूरी की पूरी डिस्कशन को क्लोज करना। बेटे डायग्राम वगैरह ऐसे में नहीं आते, ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्म डिटेल्स का मतलब बेटे ये है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे है कि पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखोगे, फिर दूसरों का लिखोगे, और दूसरों का दूसरों के लिए नहीं लिखते, बल्कि दूसरों की बात लिख के ना उसको रिजेक्ट करते हैं, रिफ्यूट करते हैं। हम इस वजह से कहते हैं थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। अब आते हैं डियर सन, मेजॉरिटी लोग ऐसे कि लेंथ के मतलब बड़ी कंफ्यूज होती है। माय डियर सन, दिस इज ऑलवेज द 10% ऑफ योर होल ऐसे। अब एक बंदा बड़े 2000 अल्फाज लिखता है तो उसके लिए लेंथ और होगी, और एक बंदा 1000 अल्फाज लिखता है तो उसके लिए लेंथ और होगी। फर्दर समराइज कर लूं, दैट वुड बी बेस्ड ऑन 10 to 18 सेंटेंसेस। और अगर मैं ये हमेशा एक सिंगल पैराग्राफ में आएगी, कंप्लीट समरी देगा। और इंट्रोडक्शन में 3 पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन होता है जनरल स्टेटमेंट, 6 सेंटेंसेस। लाजम नहीं है 4 7 भी हो सकते हैं। 2 काम करोगे, बट इंट्रोड्यूस करोगे और आइडेंटिफाई करोगे। सपोर्टिंग, सपोर्टिंग में डिटेल बयान करोगे। थीसिस, थीसिस के अंदर बड़े आप पूरी की पूरी जो डिस्कशन है, जब आप पूरी डिस्कशन को समराइज करोगे तो थीसिस स्टेटमेंट करवाएगी। पूरी डिस्कशन को जब बड़े आप समरी दोगे तो वो थीसिस स्टेटमेंट कराएगी। दिस माय डियर सन लुक लाइक दिस। हमेशा बेटे आप जब भी इंट्रोडक्शन लिखोगे तो ऐसे नजर आएगा। जनरल स्टेटमेंट वो है जो इंट्रोड्यूस कर रही है बेटे,
थीसिस स्टेटमेंट वो है जो डिटेल्स बयान कर रही है, सॉरी एडिशनल, और थीसिस वो है जो डिस्कशन को क्लोज कर रही है। ये एक और मैप है, ये हमेशा ऐसे नजर आएगा। और अब मैं आपको ना बड़े एक टॉपर्स का इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ कि उसने अपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा था और उसका स्कोर कितना आया, और उसका स्कोर कितना आया, ये जरा मैं आपको इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ। ये इसका चार्जर लगाओ, अहमद को लो। मुझे एक मिनट दी, मैं वो हो रहा हूँ इंट्रोडक्शन। ये 2018 में सीएसएस में आया था, और 2021 में ना सेम टॉपिक आपके पंजाब पीएमएस में आ गया। टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग काजेस एंड रेमेडीज। सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट से शुरू किया। जनरल स्टेटमेंट से लिखा कि industrialization in the world has led to the emergence of numerous environmental problems. Of all these problems, global warming is undoubtedly the most dangerous problem that has captivated the thought of the countless people since the last 2 decades. ये रेड कलर के अंदर स्पेसिफिक लिखी। Global warming means an increase in the average temperature of the earth. The issue is further intensified by the fact that the world leaders have yet not been able to form the consensus on global warming. पहली प्राइमरी, global warming is caused due to massive burning of fossil fuel, diesel, furnace oil, and natural gas. Such unchecked burning has increased the percentage of carbon dioxide in the atmosphere to an alarming point. Furthermore, nuclear radiation, mass deforestation, and unchecked use of chemicals have made the situation more threatening. Ye non-essential. If the rise of the greenhouse gases remain unchecked, the repercussion can be catastrophic for human and animal races. The ice on pole would melt and it will lead to the rise in the sea level. Consequently, many coastal cities can be inundated. Moreover, green pastures will turn into desert. Many important animal species will become extinct. The solution of this problem requires immediate steps. It requires the world leader to develop the unanimity of thought to counter the issue. It also demands the engineers and scientists to explore the new church. This dire need to generate the worldwide awareness in masses. The effective solution to the problem lies in well deliberate, ceaseless, disciplined, and sincere effort at national and international level. The essay thesis statement, the essay would bring to the light global warming, its causes, repercussion, and a practical measure to counter the problem of global warming. तो इसने आखिरी जुमले ने पूरी डिस्कशन को समराइज किया। मरियासन, ये जो ऐसे था ना, ये ऐसे अमारा स्टार ने लिखा था, और वो इंग्लिश ऐसे की बेटे टॉपर थी। उसका 61 स्कोर आया। स्कोर कितना आया उसका ना बेटे? 61 अमारा स्टार का स्कोर आया। ठीक हो गया। अब आते हैं, लेट मी मूव फॉरवर्ड। सो सिंपल। आपने वहां पे कलर नहीं चेंज करनी। मैंने आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपकी चीजों को समझ आ जाए, इस वजह से मैंने कलर चेंज किए। बढ़िया सुन, इसके बाद हमारे बॉडी पैराग्राफ आ जाते हैं। बड़े कलर एक ही यूज करना है, मैंने तो आपकी सहूलत के लिए लिखा है। अच्छा,
बॉडी पैराग्राफ क्या होते हैं, गौर से समझनी है बातें आपने। मडियासन आपका ऐसे का बड़े 80% हिस्सा जो होता है ना, 80% बॉडी पैराग्राफ होते हैं, 80%। क्या आप जब ऐसे लिखोगे ना, 80% जो है ना बड़े बॉडी पैराग्राफ हैं। जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मडियासन एवरी बॉडी पैराग्राफ मस्ट बी बेस्ड ऑन 4 to 9 sentences। कि किसी भी बॉडी पैराग्राफ में आपने 4 से 9 सेंटेंस लिखने हैं। और ये वेरिएशन इस वजह से कि कभी आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, कभी कम होती है। और दूसरी जरूरी बात यह है कि एक पैराग्राफ में हमेशा एक बात होगी, कभी भी एक से ज्यादा बातें नहीं होंगी। कि एक पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट आपने एक बात लिखनी है, कभी भी एक से ज्यादा नहीं लिखनी। इट मस्ट बी इंडिकेटेड विद अ न्यू लाइन। और आपको इंडेंटेशन करनी होगी। इंडेंटेशन क्या क्या है, ये थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, इक्वल टू 1 स्पेस, इक्वल टू 2 स्पेस, थोड़ी सी आप जगह छोड़ते हैं, और ये जो जगह छोड़ना होता है ना, ये इंडेंटेशन कहलाता है। एक अच्छा बॉडी पैराग्राफ के बड़े 6 चीजें होनी चाहिए, उनमें से एक भी मिस होगी तो बॉडी पैराग्राफ ठीक और नहीं होगा। टॉपिक सेंटेंस होना जरूरी है। कि वो जुमला जो आपके पूरी की पूरी डिस्कशन, पूरे पैराग्राफ का क्रक्स देगा ना, तो वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोडक्शन को ना तो इंट्रोड्यूस करते थे, बॉडी पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस नहीं करते, फौरन हिट करते हैं टॉपिक को। इंट्रोड्यूस नहीं करते, फौरन क्या करते हैं, हिट करते हैं। जैसे हर ऐसे के इंट्रोडक्शन होता है तो आप समझिए ये टॉपिक सेंटेंस इंट्रोडक्शन होता है, सपोर्टिंग सेंटेंस। कि वो सेंटेंस जो एक सिंगल सेंटेंस जिसका नाम टॉपिक सेंटेंस था, हम जब भी उसको फुल फ्लेज पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो सपोर्टिंग सेंटेंस कराएंगे। कि वो सेंटेंसेस जो एक सिंगल सेंटेंस जिसका नाम आपने टॉपिक सेंटेंस रखा था, उसको जब इनलार्ज करेंगे तो सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे। कोहेरेंस, कोहेरेंस रब्त को कहते हैं। कि वो 6 से 8 जुमले जो है ना, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड होने चाहिए। और इसी तरीके से अगर आपके ऐसे में 20 पैराग्राफ हैं, तो तमाम के तमाम पैराग्राफ भी वेल कनेक्टेड होने चाहिए। यूनिटी, यूनिटी का मतलब डियर सिंगलनेस होता है। और सिंगलनेस का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ में आप हमेशा एक बात करेंगे, कभी भी एक से ज्यादा बातें नहीं करेंगे। एक पैराग्राफ में आप हमेशा एक बात करेंगे, कभी भी आप एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट को कहते हैं कि 6 से 8 जुमले जो होंगे, इनमें से पहला जुमला कौन सा होगा, आखिरी कौन सा होगा। और जैसे कि आपने हर डिस्कशन को या हर ऐसे को कंक्लूड करना होता है ना, इसी तरीके से हर पैराग्राफ एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। आपने जिस डिस्कशन को शुरू किया था ना, आप लाजिम है कि आपने उस डिस्कशन को एंड करना है। और माय डियर सन, जब भी आप उस डिस्कशन को एंड करेंगे ना, तो कंक्लूडिंग सेंटेंस कहलाएगा। इनमें से अगर एक भी चीज मिस होगी ना, तो इसका मतलब यह है कि आपका पैराग्राफ ठीक नहीं है। एक भी चीज मिस हो गई तो मतलब ये हुआ कि आपका पैराग्राफ जो है ना, वो ठीक नहीं है। ये हर पैराग्राफ के अंदर बड़े इन चीजों को होना जरूरी है। अब मैं मिसाल देता हूं। अब ये एक बॉडी पैराग्राफ लिखा गया है। सबसे पहला जुमला जो है ना, दैट इज द टॉपिक सेंटेंस लिखा हुआ है। वे ये पूरे पैराग्राफ को बड़े इंट्रोड्यूस करेगा, उसका क्रक्स दे देगा कि फर्स्टली इट इज अ मास लिटरेसी दैट इज अ काज विच प्रमोट पॉवर्टी इन पाकिस्तान। क्लेम क्या है कि इलिटरेसी जो है ना, वो गुर्बत को बढ़ाती है। पूरे इस क्लेम को प्रूव करना पड़ेगा। 3 काम करते हैं बॉडी पैराग्राफ में। कि सेंट्रल आइडिया मास इलिटरेसी की थोड़ी सी वजाहत करते हैं, लिख लें कि सेंट्रल आइडिया का इलस्ट्रेशन करते हैं। आप सेंट्रल आइडिया को टॉपिक के साथ लिंक करते हो, इलिटरेसी और पॉवर्टी को लिंक करते हो, दोनों बातों को। और तीसरे नंबर में आप ना कोई एविडेंस देते हो। हमने आगे लिखा कि इट रेफर टू द इनएबिलिटी ऑफ द पर्सन टू रीड एंड राइट। Furthermore, it can be defined as a lack of any sufficient education in its simplest form. Illiteracy is both a social evil and national problem in Pakistan.
Such a situation creates the problem to secure the employment in government as well as in private sector and thus leads to poverty. अब डेटा दे दिया कि according to the economic survey of Pakistan, the literacy rate in Pakistan is 41%. Therefore, 24% of the total population is living below the poverty line. It is also a fact that the illiterate people in the era of technology are unable to do any business to improve the economic condition of their families. In short, it can be stated that the illiteracy is a social evil which always leads to poverty. अब देखें ना, जिस डिस्कशन को हमने शुरू किया था, अब उस डिस्कशन को एंड करना है। और अच्छी बात यह है कि चाहे आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो, चाहे एक्सपोजिटरी ऐसे हो, बॉडी पैराग्राफ का लिखने का तरीकाकार सेम है। अब डियर स्टूडेंट, आप क्या लिखोगे? एक पैराग्राफ होता है, बड़ा गौर से सुने, ट्रांजिशन पैराग्राफ। ट्रांजिशन का मतलब है चेंज। ये ऐसे ही है कि जब आप यूट्यूब या फेसबुक पे कोई चीज वीडियो देखें तो अब्रप्टली वीडियो जब आप कॉल आ जाए दोबारा शुरू करेंगे तो फौरन उधर से नहीं, 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड पीछे से शुरू होगी। क्यों? कनेक्शन क्रिएट करती। इस तरीके से बड़े आपको ड्रामा देखें, मूवी देखें, तो ड्रामा की जब किस खत्म होती है ना तो फौरन नहीं खत्म होगी, अगले का टीजर देगी। ट्रांजिशन पैराग्राफ। सबसे पहली बात यह कि बड़े ये सेपरेट पैराग्राफ होगा, ये किसी पैराग्राफ का हिस्सा नहीं होगा। ये अलग पैराग्राफ होगा, ये किसी भी पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है। दिस वुड बी अ सेपरेट पैराग्राफ। बड़े ये छोटा सा जो होगा, क्योंकि ऐसे में ना हेडिंग अलाउड नहीं होती। जब वो दो जुमलों को देखेगा ना तो उसे पता चल जाएगा कि नया पैराग्राफ शुरू हो गया है। ये बड़ा जर्नल सा होगा, ये डिटेल नहीं बताएगा, ये बड़ा जेनेरिक सा होगा। मैं कि 10 काजेस का पैराग्राफ है ना, आगे 10 इंप्लीकेशन के, सारे 10 के 10 नहीं बताएगा, खाली जेनेरिक बात का देयर आर वेरियस काजेस। नंबर इज नॉट डिटरमिनेड, बेटे इसका नंबर डिटरमिनेड नहीं है, ये सिर्फ बॉडी पैराग्राफ में आता है। और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में ट्रांजिशन नहीं आता, वहां पे ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। जब आर्गुमेंटेटिव में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू खत्म करेंगे ना, जब अपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे ना, तो आप वहां पे ऑन द कंट्रेरी या ऑन द अदर हैंड लिखेंगे। अब मैं मिसाल देता हूं। अब सपोज माय हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। अब जब मेरे प्रोज का जो आखिरी पैराग्राफ होगा ना वो लास्टली से शुरू होगा, जब मैं कॉन्स पे जाऊंगा तो फौरन टू स्टार्ट वे से नहीं शुरू करूंगा, बल्कि इनके दरमियान में मेरे एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा और वो मेरा पैराग्राफ जो होगा वो ट्रांजिशनल पैराग्राफ होगा। और उसका काम क्या है कि ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात को लिंक करना है, कनेक्ट करना है। अब देखें ना, ये बीच में ट्रांजिशन पैराग्राफ आ गया। इन द प्रीवियस डिस्कोर्स the merits of globalization have been indicated. However, its demerit would be highlighted in coming discussion. इस पैराग्राफ ने ऊपर वाली सारी डिस्कशन को मेरी नीचे वाली सारी डिस्कशन के साथ लिंक कर दिया, कनेक्ट कर दिया, कि मेरी ऊपर जितनी भी बातें थी नीचे वाली डिस्कशन के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। और ये पैराग्राफ क्या कहलाता है? ये ट्रांजिशन पैराग्राफ कहलाता है। अब आते हैं कंक्लूजन। मडियसन एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि आपके ऐसे में सबसे अगर कोई वीक पोर्शन है तो कंक्लूजन है। उसके उसने वजूहात लिखी है। उन्होंने पहली वजह ये लिखी है कि जो चीज एंड पे आती है ना उस पे वैसे भी इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है। दूसरी, ये टाइम यूजुअली बच्चे मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि ये अक्सर छोड़ देते हैं। बड़े कंक्लूजन को कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि कंक्लूजन उन पोर्शंस में है जो एग्जामिनर हर सूरत में पढ़ेगा। मॉड्यूसन कंक्लूजन भी पूरी डिस्कशन को समरी देता है। 60% इंट्रोडक्शन में आती है ना, रिमेनिंग 60% कंक्लूजन में, क्योंकि ये दोनों मिलके 100% समरी देते हैं। लेकिन ये भी सिंगल पैराग्राफ होगा, ये भी टोटल ऐसे का 10% होगा। लेकिन सबसे पहली बात यह कि बेटे इन दोनों को स्टाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा और इन दोनों को कंटेंट भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा।
स्टाइल भी मुख्तलिफ है, कंटेंट भी मुख्तलिफ है, दोनों का स्टाइल मुख्तलिफ है। कैसे, मैं बताता हूं, यहां पे देखिए। बड़े स्टाइल दोनों का जो फर्क है कि इंट्रोडक्शन जो होता है ना, इंट्रोडक्शन, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो होता है बड़े जनरल से स्पेसिफिक। क्या? जनरल से स्पेसिफिक। ये उल्ट होगा, ये सबसे पहले बेटे, अब मेरा टॉपिक है ना ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। मैं पहले थीसिस स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर उसके प्रोज लिखूंगा, फिर उसके कॉन्स लिखूंगा, फिर दोबारा टॉपिक को रीडिफाइन करूंगा, एंड में ना कोटेशन लिखूंगा, उल्ट करूंगा। स्टाइल, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होते हैं वो जनरल से स्पेसिफिक होता है, कंक्लूजन स्पेसिफिक से जनरल होता है। दूसरी बात है, इसका कंटेंट भी मुख्तलिफ होगा। कैसे? दोनों 60% समरी देते हैं। मतलब मेरे बड़े कासेस मैंने अगर 10 लिखी हैं, 10 सपोज करता हूं मैंने कासेस लिखी हैं, पहली 5 इंट्रोडक्शन में आएंगी और अगली 5 जो है वो कंक्लूजन। एक को मैं रिपीट करूंगा क्योंकि एक जो होगी वो दोनों का कनेक्शन क्रिएट करेगी, एक रिपीट करूंगा। जो एक होगी डियासड उसको मैं क्या करूंगा? रिपीट करूंगा। और इस वजह से रिपीट करूंगा कि वो जो होगी ना डियासड, वो दोनों का कनेक्शन क्रिएट करेगी। सो इन दोनों का मडियासन एक दूसरे से स्टाइल भी मुख्तलिफ है और इन दोनों का एक दूसरे से कंटेंट भी मुख्तलिफ है। ठीक है? अच्छा, अब लेट मी मूव फॉरवर्ड। मैं वे फॉरवर्ड पे जाता हूं कि अगर इतने सालों में मडियासन आपको ये लैंग्वेज नहीं आई है ना, तो वजह क्या है? उसकी वजूहत पे जाते हैं। दुनिया की किसी भी, जब आपने लैंग्वेज को लर्न करना होता है ना, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। और हमारा अलमिया ये है कि हम बीच में 16 सालों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हमें आती नहीं है क्योंकि बीच में कुछ चीजों को हम मिस कर जाते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि डियर, आपको ना चंद बेसिक रूल्स आने चाहिए। आपको टेंसेस आने चाहिए। मैं आपको क्लास में ये सारे टेंसेस कराऊंगा। इनकी इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन में बड़े फवायद हैं। और हमारा फोकस ना सिर्फ 3 टेंसेस पे होगा। ये 3 टेंस 90% यूज होते हैं। हाँ बेटे, इंग्लिश की क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अल्फाबेट्स। ये 25-26 दोनों के लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। टेंसेस 3 पढ़ाऊंगा: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल। इसके बाद आपको नरेशन आनी चाहिए, जिसको आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं। आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आनी चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है? 3 चीजें होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट। और आपको ना ऐसे का स्ट्रक्चर आना चाहिए जो पीछे अभी मैंने पढ़ाया है। अब जब आप ये रूल्स पढ़ लेते हैं ना, तो बड़े साइकोलॉजी में एक टर्म है री इन्फोर्स करना, ये चीजों को कंडीशनड करना, पुख्ता करना। अब आपने ये रूल्स पिछले इतने सालों से पढ़े हैं, मेजॉरिटी लोगों को रूल्स आते हैं। अब मसला यहां पे आ जाता है। अब जब डियर आप रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग आपको रूल्स को पुख्ता करता है, पक्का करता है। कहां से पढ़ने हैं? आपने अखबार के एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। आपने क्या करना है बेटे? डेली अखबार डॉन का एडिटोरियल पढ़ना है, जो पेज नंबर 6 पे होते हैं, उसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे। उससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस है, ये टेंस है, ये टेंस है। इसमें नरेशन का ये रूल है, इसमें ये रूल है। और देन हम आपको ईमेल देंगे। डेली बेस पे बेटे आपने उस एडिटोरियल को ना, आपने अल्फाज में रीफ्रेज करना है और मुझे ईमेल करना है। मैं ईमेल दूंगा तमाम लोगों को। मैं बेटे उसको चेक करूंगा, उस पर कमेंट्स लिखूंगा, उस पर गलतियां लिखूंगा और आपको भेज दूंगा कि अपने पास में उनको रिकॉर्ड करूंगा। अगले दिन जब दोबारा भेजेंगे तो वो मुझे बताएगा कि पिछले दिनों बेटे ये गलतियां थी, आज इतनी इंप्रूवमेंट हो गई है। ये जैसे नाश्ता करना जरूरी है ना, ये डेली बेटे आपने एक डायरी बनानी है या रजिस्टर डायरी बेस्ड। सबसे ऊपर टॉप पे लिखना है डेट। और अगर बड़े 50 दिनों में 60 दिनों में एक भी डेट मिस नहीं है ना, आपने डेली लिखा है
और आज अगर आपको ABC की बेसिक्स भी नहीं आती ना, आप 2 महीने डेली बेस पे लिखें, अगर आप कामयाब नहीं हुए तो मुझे आप पूछ लेना कि आप कामयाब क्यों नहीं हुए हैं। एक दिन बड़े अखबार का एडिटोरियल और एक दिन विनिंग एसेस मेरी किताब है, इसकी आउटलाइन पढ़नी है और उसका इंट्रोडक्शन लिखना है डेली तारीख के साथ। वो मैं आपको पेपर वापस भेजूंगा, वो अपने पास आप महफूज रख लेंगे, मुझसे डिस्कशन करेंगे। तीसरे नंबर पे ना बेटे, वो मैं कह रहा हूं आपने डेली राइटिंग करनी और राइटिंग का, और चौथे नंबर पे आप मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करूंगा डेली। ये 2 महीने हमारा प्रोसेस टिल एग्जामिनेशन तक चलता रहेगा। हम 2025 के लोगों का और बैच बनाएंगे 26 का। जो 25 के लोग सुन रहे हैं कि अभी तक आपने अगर ऐसे नहीं शुरू किया है ना, तो इसमें परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। आई विल हेल्प यू। आप ना सिर्फ पास करेंगे, विद शाइनिंग कलर पास करेंगे, आपके बैच अलग अलग होंगे। ये माय डियर सन आपका फार्मूला है। मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, शायद आप मुझे सारे लोग बताएंगे कि सर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज अ सेल। और अगर मुझसे आप पूछेंगे व्हाट इज राइटिंग, माय डियर सन राइटिंग इज सेंटेंस। और जिस दिन बड़े व्हाट इज इंग्लिश ऐसे नथिंग, 150 से 220 सेंटेंसेस को जब आप मिलाते हैं तो वो इंग्लिश ऐसे बन जाता है। बट इंग्लिश ऐसे बताते खुद कोई चीज नहीं, बल्कि वो सेंटेंस है। मेरी आपको एडवाइस ये है, आगे मैं आपको टॉपिक और बुक्स बताता हूं, कि जिस दिन आपने एक अंग्रेजी का सही जुमला लिखना सीख लिया ना, वो आपकी कामयाबी का पहला दिन होगा। जस्ट लर्न वन करेक्ट सेंटेंस, एक जुमला अंग्रेजी का, देन द फ्यूचर इज योर। अच्छा, अब डियसन जो 2025 या 2026 में पेपर देते हैं, खासतौर 25, ये ऐसे आ सकते हैं। डेमोक्रेसी से बड़े दो चीजें आएंगी, या तो आएगा पोलराइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया के साथ लिंक करेगा, या वो बार बार जो लोग पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान डेवलपमेंट, या टॉपिक आएगा प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, या बड़े टॉपिक आएगा डेमोक्रेसी विदाउट जस्टिस इज टायरली, इकोनॉमिक क्राइसिस, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बड़े वार्स पे ऐसे आएगा हर सूरत में, या यूएनओ की इररेलीवेंसी पे हर सूरत में, वोमेन पे ऐसे आएगा, क्लाइमेट चेंज पे आएगा, ग्लोबल वार्मिंग पे आएगा। और ये जो बड़े पाकिस्तान में अभी SCO हुई है ना, इस पे ऐसे आएगा। पे जब आपको पता ब्रिक्स पे आया था, क्यों आया था? कि ब्रिक्स के बॉस से पिछले साल मैं एक मिनट, पिछले साल क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चंस जो हुए थे ना, वो ब्रिक्स के हुए थे। SCO समिट एंड इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर पाकिस्तान। मैं अभी 8-9 महीने रहते हैं, ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ, 3 से 4 ऐसे इन्हीं से आएंगे। और हम इन सारे टॉपिक पे बड़े आपके मॉक लेंगे, मैं सारे टॉपिक पे 2025 और 26 के दोनों लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। किताबें आपने ये पढ़नी है,
ये विनिंग एसेस बेटे किताब पढ़ें, बहुत से टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसको हम इसकी प्रैक्टिस कराते हैं तो वो ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। ग्रामर पढ़ें, रिसर्च मैगजीन्स पढ़ें, बड़े कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ें और अखबार पढ़ें। ये मेजर आपके लिए रिकमेंडेड सोर्सेस हैं। ये चीजें आपको किताबें वगैरह जहां से मिल सकती हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए, मैंने आपको रूल्स भी बता दिए, मैंने आपको वे फॉरवर्ड भी बता दिया। ये बड़े कोई मुश्किल चीजें नहीं है, ये बहुत सी आसान चीजें हैं। जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि इन चीजों पे आप फोकस करें। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि बड़े हम 25 और 26 के दो अलग अलग सेशन लेंगे। और ये पहले, क्योंकि हम 2026 का पहला सेशन ले रहे हैं, इस वजह से हमारे पहली दफा यूजुअली हम डिस्काउंट्स नहीं देते, लेकिन हम फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहला बैच है, तो हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। जी, ठीक हो गया। अब आप, मैंने बड़ी कोशिश की है कि डियर स्टूडेंट आपको हेल्प आउट करूं, आपको चीजें समझाऊं। जी बेटे, हम दोनों इंग्लिश ग्रामर और एसए की क्लासेस पढ़ाएंगे, इवन आपको एमबीडी भी पढ़ाएंगे। बड़े सारा एकेडमी आपको हेल्प आउट करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ओवर टू अहमद साहब। अहमद साहब, एक दफा आप बच्चों को गाइड कर लें, फिर मैं इनके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। ठीक हो गया। जी, ओवर टू अहमद साहब। तैयबा बेटे, एमबीटी 17 या 16 नवंबर को हो रहा है। जी अहमद, पहले आप गाइड कर लें, फिर 3-4 लोगों के मैं क्वेश्चन लूंगा। अहमद साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? आप बड़े अहमद अभी थोड़ी देर में हेल्प आउट करते हैं, थोड़ा सा गाइड करते हैं, और उसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। जी अहमद साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, आपकी मैं आपको सुन रहा हूँ। जी जी, बताएं बेटे। आप इनको फिर चंद एक सवाल ले लेते हैं। आप एडमिशन और बाकी क्राइटेरिया जी बता दें। स्टूडेंट्स, मैं आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आप लोग हैंड रेस करें तो सर फिर उसको एड्रेस कर लेंगे। अहमद, पहले आप एडमिशन के मतलब थोड़ा सा इनको बता दें तरीकाकार। ओके ठीक, सर। तो फिर मैं इनके सवाल लेता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। हमारा जो ये बैच है,
इसका ड्यूरेशन होगा 6 मंथ। डेली आपकी 2 क्लासेस होंगी, 5:30 to 7:30 आपकी फर्स्ट क्लास होगी, एंड 7:40 to 9:30 आपकी सेकंड क्लास होगी। आपको जो होल मंथ का सेशन होगा वो 6 मंथ का होगा, और उसकी आपकी जो चार्जेस होंगे वो 90,000 होंगे आफ्टर डिस्काउंट। जैसे कि आपको पहले भी बताया सर ने कि हम इस बैच में स्पेशल 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आफ्टर डिस्काउंट योर फी विल बी 76,500। अगर आप कंपलसरी के लिए हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ी जो है वो 60,000 है, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा। अगर आप ऑप्शनल के लिए हमें से ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी 3 मंथ्स है, और उसकी फ़ी जो होगी वो 48,000 होगी। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश एस एन पैसी के लिए हमें ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसकी फ़ी 30,000 होगी। 2 मंथ्स का आपका सेशन होगा, लेकिन आपकी जो एवेल्युएशन है, असेसमेंट है, वो फाइनल एग्जाम तक चलती रहेगी। कल से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। फीस सबमिशन प्रोसेस आपके सामने है। मीज़ान बैंक में हमारा अकाउंट है। अकाउंट टाइटल है सिविल सर्विस प्रिपरेटरी स्कूल CSPs। अकाउंट नंबर है 0327-010-7541-291। आप लोग जैज़ कैश या इजी पैसे में भी फी ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्दर ऑन अगर आप लोग की कोई क्यूरी है एडमिशन से रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप लोग चैट बॉक्स में टू के आगे आपको एक ब्लू बार नजर आ रहा है, आप उस ब्लू बार पे अहमद फयाज CSP को सिलेक्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन मेरे पास आएगा, मैं उसको आंसर करूंगा, फिर हम अपनी सेशन को एंड करेंगे। सर कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं, अगर आप कहते हैं तो इनके मैं क्वेश्चन नाम ले। लेता हूँ, आप इनको अनम्यूट करें जी। ओ, उस्मान ओके। हैदर। जी, उस्मान हैदर साहब, हमने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी उस्मान, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी उस्मान साहब। तो सर मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया बड़े अच्छे अंदाज में कि आउटलाइन और इंट्रोडक्शन जो है उसमें हमने नेक्स्ट आने वाले पैराग्राफ्स की इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो सर हम इसको कैसे मैनेज करें? क्या हम जगह छोड़ सकते हैं या बाकी पैराग्राफ लिखने के बाद इसको लिखें, या कैसे फिर इसको मैनेज बात करें? नहीं ये थोड़ा लिखनी है सा ना, ना एक पहले वो पॉइंट्स लिखते हैं, बाद में उन्हीं को फॉलो करके आप आउटलाइन लिख लेते हैं। अब सर ये तो और साथ में पहले अगर बड़े, अगर इतना इम्पोर्टेंट होता तो पहले ही याद आ जाता ना। जो चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती वही याद नहीं आती। मुझे बताएं, आपको याद बड़े अहम चीजें रहती हैं या गैर गैर अहम रहती हैं? उस्मान, आपसे पूछ रहा हूँ। सर अगेन पूछिए, थोड़ी सी ना वो मसला हुआ था कनेक्टिविटी में, वो वॉइस में। उस्मान साहब, मैंने आपको ये कहा है कि बेटे, अगर वो इतनी अहम होती तो पहले याद आ जाती। तो ये गलती कभी भी नहीं सर करनी। अक्सर जी जी सर, अक्सर को हम देखते हैं कि हम लिखते दौरान ना हमें कोई पुराना वाकया याद आ जाता है, कोई ऐसी स्टेटमेंट याद आ जाती है जो कोई, बटे तो फिर फिर हम उसको उसके कैसे मैनेज मसाइल करें ज्यादा फिर? होते हैं। आप कितनी जगह छोड़ेंगे? और दूसरी बात है, वाकयात और मसाइल उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो एज ए सब आर्गूमेंट के तौर पे। ये गलती कभी भी नहीं करनी, नहीं तो मसला हो जाता है फिर। देखे ना, जब इंसान लिखता है ना तो बड़े, इंसान का फोकस सोचने पे नहीं होता, लिखने पे होता है। जब आप दिमाग को यस। दोनों टास्क दोगे ना, वो सोचेगा भी, लिखेगा भी सही। अब आप ओवर राइटिंग भी करेंगे, कटिंग भी करेंगे, फ्लो भी नहीं बनेगा। थैंक यू सो मच सर, जजाकल्ला। जी, असद मलिक। जी असद साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी असद। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि विल यू टीच लिटरेरी एसेज, बिकॉज इट इज सीन दैट लिटरेरी एसेज है फ्रीक्वेंटली बीन आस्क्ड। तो आप सर लिटरेरी एसेज के ऊपर कितना फोकस करेंगे, काइंडली बताइएगा प्लीज। बड़े हम कि दोनों को अगर कोई बिल्कुल। इंटरेस्टेड है लिटरेरी एसेज को अटेम्प्ट बड़े करने हम के लिए। दोनों पे करेंगे। 50% लिटरेरी पे और 50% दूसरे पे। उसकी वजह ये कि बड़े दोनों पेपर में आते हैं, तो हमें दोनों को बहुत ज्यादा एग्जैक्टली फोकस करना चाहिए। हम दोनों पे फोकस करेंगे। एग्जैक्टली।